हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए न्यू मानवा लेकर आ चुकी हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। तो न्यू मानवा स्टार्ट होता है। तो स्टोरी में हमारी जो फीमेल लीड है वो एक असैसिन गिल्ड की बॉस होती है, जिसे मिशन मिलता है हमारे हार्टलेस आर्च ड्यूक को मारने का। लेकिन हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड से प्यार कर बैठता है। अब हमारी फीमेल लीड मेल लीड के प्यार से कैसे बचेगी, ये हम स्टोरी में देखेंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है। हमारी फीमेल लीड का नाम है एटलांटे, हमारे मेल लीड का नाम है लियोनल वियांग। स्टोरी स्टार्ट होती है। ये कहानी एक प्यारे चार्मिंग यंग आर्चड्यूक से शुरू होती है। 1000 साल में एक बार मिलने वाला जीनियस और रेडियंट लुक्स जैसे कि कोई सन गॉड। कुछ लोग बताते हैं लियोनल वियांग ऑफ द ग्रैंड डची ऑफ वेनिक। अपनी जवानी में वह इतना खास था कि उसे अगले सम्राट बनने की अफवाहें थी, लेकिन उस दिन के बाद वह बिल्कुल अलग इंसान बन गया। रूथलेस हार्टलेस आर्च ड्यूक, उन्हें मार डालो। काश हिज रॉयल हाइनेस आर्च ड्यूक लियोनल एक बार फिर मुझ पर प्यार से मुस्कुरा पाते, जैसे वह पहले करते थे। कोई किताब को बंद करते हुए कहता है, एक लेडी चाय पीते हुए कहती है, सोचना कि वह तानाशाह बचपन में मासूमियत से एक छोटी सी परी की तरह मुस्कुराता था। किसी से भी मिलकर ये सुनना काफ़ी हंसने वाला है। और क्या उन्हें मुझे ये नहीं बताना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था? मैंने इस लाइब्रेरी से छुप के निकलने की बहुत कोशिश की और मेहनत की, और इनमें से कुछ भी काम नहीं आया, एक भी सुराग नहीं। हमें किसी के फुट स्टेप्स दिखाए जाते हैं। वो लेडी पीछे मुड़कर देखती है कि कोई आ रहा होता है। बुक छुपाते हुए सोचती है, बेहतर होगा कि मैं इस किताब को किसी भी हालत में छिपा कर रखूँ। इस किताब में जालिम जीनियस लियोनल के बारे में है। कोई कहता है एटलांटे। ये हमारी फीमेल लीड एटलांटे होती है, जो सोचती है मेरे अभी के मिशन का सब्जेक्ट या फिर कहूँ कि टारगेट। वो कहती है डार्लिंग और मेरे प्यारे पति, जो एक आर्च ड्यूक और लियोनल पैनिक है। मानवा का नाम है वैन टू विलनस मीट। काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम है ना? सीन स्टार्ट होता है अटलांटे के बारे में बताते हुए। अटलांटे स्लम्स में आर्गो गैंग की लीडर के तौर पर जानी जाती है, लेकिन कुछ लोग उसे टीनी विलन भी कहते हैं। सीन पास्ट में छोटे अटलांटे के बचपन का दिखाया जाता है। मुझे बचपन में जंगल में छोड़ दिया गया था। मुझे खुद का ख्याल रखना सीखना पड़ा। जब मैं 11 साल की थी, मैंने अपने आधे दोस्तों के साथ किसी अपने को भी खो दिया। ऊंचे और ताकतवर लोगों की जंग ने छोटे अटलांटे इधर उधर आग में घूमते हुए, हाफते हुए, रोते हुए पिताजी को ढूंढती है। वो चिल्ला के कहती है, पिताजी आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी। फादर कहते हैं, जब मैं चला जाऊं तो एक अच्छी लड़की बनना अटलांटे। अटलांटे बोलती है, उस दिन पहली बार मैंने किसी को मारा। जो बच्चे जंग की अफरा तफरी में बच गए थे, वो एक ड्रैग टैग बेंच थे, लेकिन मैंने उन्हें इकट्ठा किया और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हीरोज के एक्सपीडिशंस पर रखा, आर्गो। नाम के बावजूद हमने हर तरह के काम किए। 15 साल के होने से पहले ही मैं एटलांटे, जो एम्पायर की नंबर 1 विलन बन गई थी। हमें एक सुंदर सा पैलेस दिखाया जाता है। एटलांटे बोर होते हुए कहती है, और अब मैं यहाँ फंस गई हूँ। मुझे पता है कि ये एक मिशन के लिए है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बस इधर उधर आलस कर रही हूँ। मुझे अपने हथियारों की बहुत याद आती है। लियोनल आते हुए कहता है, डार्लिंग। एटलांटे मन में सोचती है, ये सब उस आर्चड्यूक की वजह से है। मुझे कॉल करना बंद करो, मैं एक बार में भी सुन सकती हूँ। पता नहीं वह मुझे हमेशा 2 बार क्यों बुलाता है। लियोनल कहता है, बात यह है कि मुझे तुम्हें कॉल करना पसंद है। तुम्हारा नाम और डार्लिंग कहना मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे हमेशा कह सकता हूँ और कभी थक नहीं सकता। एटलांटे अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती है, मैंने तुमसे कहा था कि वे शर्मनाक लाइनें बोलना बंद करो। क्या वे वास्तव में अत्याचारी है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसी रूमर्स हैं कि आर्चड्यूक अपने सही दिमाग में नहीं है। मुझे लगता है वो अपने राइट सेल्फ में नहीं है। ये सब उस एलेक्सर की वजह से है। द एलेक्सर ऑफ लव। ये पोशन है जिसने जालिम लियोनल को एक पल में मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा आदमी जिससे मैं पहले कभी भी नहीं मिली थी, वह एक पल में मुझसे प्यार करने लगा। उसकी वजह से मैं ग्रैंड डची भी छोड़कर नहीं जा सकती। ये बहुत दर्दनाक है।
अगर मैं वापस पहले जैसे होना चाहती हूँ तो मुझे जल्दी से एक एंटीट्यूड बनाना होगा और मुझे जल्दी से अपना मिशन पूरा करना होगा। एटलांटे अपनी सोचों में गुम होती है और लियोनल उसे देखता है और बोलता है, वैसे क्या मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पसंद आने लगा हूँ? एटलांटे कहती है, थोड़ा सा भी नहीं। लियोनल चाय का कप उठाते हुए कहता है, मुझे पता है कि मैं तुम्हें जल्द ही मेरे प्यार में डाल दूंगा। बाय द वे, वो मिशन। इतने में एटलांटे कहती है, तुम्हें मारना। एटलांटे बंदूक की शेप में उंगली दिखाते हुए कहती है, किसी दिन मैं तुम्हें मार डालूंगी। और मन में सोचती है, मैं अपने सीक्रेट्स खुलने नहीं दे सकती। लियोनल मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ये तुम्हारे हाथ होंगे तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन पहले आग के ठिकाने पर कोई एटलांटे पर तलवार रखता है। एटलांटे कहती है, ये क्या है? तुम्हें किसने भेजा है? वो बताती है, 4 परिवारों ने, या 7 स्टार ने, या फिर शायद सिसिलियन गैंग ने। एटलांटे और उस बंदे में लड़ाई होती है। एटलांटे उस बंदे को हराते हुए कहती है, जवाब दो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। वो बंदा कहता है, एक छोटी सी लड़की इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? एटलांटे बोलती है, मैंने जो कहा था मैं उसे वापस लेती हूँ। तुम बिना किसी मदद के मुझे अकेले मारने आए हो। यह थोड़ी बेइज्जती वाली बात है। बात करो, बताओ मुझे। वो बंदा कहता है, ये सम्राट था। सम्राट ने? ये एक गैंग के लिए बहुत घटिया नाम है। भला सम्राट किस गैंग का नाम होता है? अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम मर जाओगे। केसर महामहिम सम्राट केसर ने मुझे आपको उनके पास ले जाने के लिए आदेश दिया था। केसर? थेसालिया? एनेट सोचती है। एनेट बताती है, केसर थेसालिया। केसर थेसालिया, थेसालिया साम्राज्य का शासक, जिसका नाम गरीबों में भी जाना जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें कैसल टाइप में कुछ दिखाया जाता है जहाँ पे एटलांटे चलते हुए सोचती है, आप जानते हैं, मुझे लगा कि मुझे सम्राट के स्थान पर आमंत्रित किया गया है, ना कि किसी अंधेरे तहखाने में। मुझे लगता है कि मेरे जैसा कोई कॉमनर शाही स्थान पर पैर रखने के योग्य नहीं है। योर मैजेस्टी, आप जरूर से एटलांटे होंगी। क्या आप वास्तव में सम्राट हैं? आपको समझाना काफ़ी मुश्किल है, ये कितना मनोरंजक है। एटलांटे उन्हें देखते हुए बताती है, जेट काले बाल और आसमानी नीली आंखें थे सारे शाही परिवार के निशान। ये बिलीव करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इनके लुक्स को देखकर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है विश्वास करने के अलावा। मैजेस्टी कहते हैं, तुम्हारी इनफेमस रेपुटेशन तुमसे मिलकर लगता है अफवाहें सच थी। तुमने बड़ी मुश्किल से मेरे भरोसेमंद गार्ड को छोड़ा। एटलांटे कहती हैं, वह कमज़ोर आदमी एक नाइट था। क्या तुम प्लीज़ मुद्दे पर आ सकते हो? जैसे कि तुम देख सकते हो, मैं रॉयल्टी के आगे झुकने वाले टाइप की नहीं हूँ। मुझे डर है कि मैं जल्दी ही तुम्हें नाराज़ कर सकती हूँ। मैजेस्टी कहते हैं, हम एम्पायर के आम नागरिक जैसे नहीं हैं। एटलांटे बोलती हैं, मेरे साथ पक्का ऐसा बर्ताव कोई नहीं करता। मैजेस्टी कहते हैं, ये छोटी लड़की कितनी बदतमीज़ है। एटलांटे शौक और गुस्से में मन में कहती है, छोटी लड़की? भले ही मैं जवान लगती हूँ, लेकिन मैं एक बॉस हूँ अंडरवर्ल्ड की। मैजेस्टी कहते हैं, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। टास्क इजी है, आर्च ड्यूक लियोनल व्यांग को मारना है। एटलांटे शौक होते हुए कहती है, आर्च ड्यूक लियोनल व्यांग, व्यांग ग्रैंड डची के। मैजेस्टी बताते हैं, व्यांग परिवार एकमात्र ग्रैंड डची है जिसे आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है थेसालिया शाही परिवार द्वारा। मुझे सब पता है। मुझे ये भी पता है कि आर्चड्यूक एक निर्दयी तानाशाही के अलावा कुछ नहीं है। एटलांटे मन में सोचती है, उसके एक्सप्रेशन देख के लगता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। लेकिन मैं ज़्यादातर हाई प्रोफाइल जॉब्स नहीं लेती। अगर मैं मना करती हूँ तो मैं आर्चड्यूक के बजाय तुम्हारी जान ले लूँगा। बेशक। उफ, मुझे विश्वास है कि अगर लड़ाई होती है तो मैं नहीं हारूंगी, लेकिन तानाशाह को मारना आसान नहीं होगा। हालांकि अगर आप सफल होते हैं तो मैं आपको राजधानी के बाहर इलाके में एक अच्छी संपत्ति दूंगा। एक संपत्ति? मैजेस्टी बोलते हैं, तुम हमेशा जुर्म की ज़िंदगी नहीं जी सकती। मैं तुम्हें ज़मीन और एक टाइटल दूंगा। तुम और तुम्हारा गैंग वहाँ शांति से रह सकते हैं। एक रूरल एरिया में एक इम्पीरियल स्टेट है जहाँ तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई नहीं जानता।
वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एटलांटे सोचती है, एक नई जिंदगी। आर्गो के ज़्यादातर मेंबर बिना सिटीजनशिप के अनाथ हैं। वे ज़मीन नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके पास अपनी पहचान साबित करने के कोई तरीके नहीं हैं। अगर मैजेस्टी अपना वादा निभाते हैं, हमें ये गंदे काम नहीं करने पड़ेंगे। हम अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं। एक खतरनाक मिशन और अनिश्चित भविष्य के बदले एक नया घर। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यूट सा पर्सन दिखाया जाता है। वह कहता है, एटलांटे काम पर जाने का समय हो गया है। व्यांग ग्रैंड डची, ये वह जगह है जहाँ आप जा रही हैं, है ना? एटलांटे उसके सिर पे हाथ फेरते कहती है, ये सही है, अच्छा काम। क्या आपको यह भी याद है कि मैंने कैसे कहा था कि यह बहुत दूर है? उसके क्यूट सा पपी फेस और कंफ्यूजन लुक को देख के एटलांटे कहती है, हाँ, आप भूल गए हैं ना? मुझे अब कपड़े बदलने की ज़रूरत है। क्या आप इसके लिए रुकने वाले हैं? वो पर्सन शर्माते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, और ये कह के वो भाग जाता है। एटलांटे कहती है, वो पर्सन थोड़ा क्रूलेस है, लेकिन यही उसे खास बनाता है। देखो वो कैसे शर्मा के भाग गया। सीन शिफ्ट होता है और एटलांटे एक ड्रेस पकड़ के खड़ी होती है और आए भरते हुए कहती है, वह कहते हैं कि नोबल लोग बॉल्स और बैंक्वेट्स के लिए और भी फैंसी कपड़े खरीदते हैं और पहनते हैं। नॉवेल्स की तरह दिखावा बनाए रखना आसान नहीं होने वाला। एटलांटे तैयार होते हुए कहती है, वैसे भी मैं आज से ही शुरू कर रही हूँ, एक सप्ताह के लिए। मैं ग्रैंड डची द्वारा आयोजित अवधि सम्मेलन में आमंत्रित काउंट की बेटी हूँ और जिस रात मीटिंग होगी मैं उसी रात एक हथियारी बन जाऊंगी। यूवी, डेवन, जेना, अभी मुझसे मिलने आओ। यस बॉस, मैं कैसी दिख रही हूँ? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यूवी, एक आर्गो ऑफिसर। इन छोटी छोटी बातों के लिए मुझे बुलाना बंद करो, ये बहुत दर्द भरा है। डेवन, एक आर्गो ऑफिसर, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अटलांटे, बिल्कुल किसी नोबल की बेटी की तरह। जेना, एक आर्गो ऑफिसर। डेवन कहता है, क्या तुम सच में जा रही हो? ये काम इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बता सकती। जेना गुर्राते हुए डेवन से कहती है, अगर तुम्हें पता चल भी जाए तो तुम क्या करोगे? एटलांटे उन दोनों से कहती है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, तुम परिवार हो। दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें पता भी है ये कितना अनोइंग है? सेम डे पे जन्म लेना, इसकी परवाह कौन ही करता है? एटलांटे हाथ हिलाते हुए कहती है, अगर मैंने तुम्हें फिर मेरे आसपास लड़ते हुए देखा तो मैं तुम्हें एक कमरा साझा करने के लिए कहूँगी। ये बात सुन के तो वो दोनों घबरा ही जाते हैं। एटलांटे जारी रखते हुए कहती है, वैसे भी जब मैं चली जाऊँ तो अपना गार्ड डाउन मत करना, अन्य गैंगों पर भी नजर रखना। जेना कहती है, जो कि तुम नौकरी की बात कर ही रही हो तो तुम बहुत दूर हो, तो वेतन अच्छा होना चाहिए, है ना? अमीर आम लोग हमारे साथ सस्ते काम करने वाले लड़कों की तरह व्यवहार करते हैं ताकि हम कभी भी पैसा ना बचा सकें। अरे ये सच है कि क्यों ना अमीरों के अनुरोधों को भी स्वीकार कर लिया जाए। अटलांटे गुस्से में कहती है, अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम भूल गई हो अमीरों ने हमारे जैसे लोगों के साथ क्या किया था? सॉरी बॉस, वह सिर्फ एक विचार था, सॉरी। अटलांटे शांत होते और हंसते हुए कहती है, इस बारे में जोक भी मत करो। अच्छा, मैं तुम्हें अब ये बता दूं कि हम बहुत समय तक एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। फिर कुछ सोचती है एटलांटे और बाहर जाते हुए बोलती है, लगता है अब समय हो गया। ठीक है, मैं जा रही हूँ, और हाथ हिलाते हुए कहती है सबको अलविदा करते हुए, जब मैं जाऊँ तो किले को संभाल के रखना। तानाशाह आर्चड्यूक को मारने जा रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल में एक कैरिज को चलता हुआ दिखाया जाता है। उस कैरिज में एटलांटे बैठी होती है। कोई एटलांटे को घूरते हुए बोलता है, वह छोटी सी चीज आर्गो की बॉस है। वैसे ड्रेस उसे और भी ज्यादा रोल के लायक बनाती है। वो पर्सन पहले की बात सोचता है जब उसे एक लेटर मिलता है। लेटर पढ़ते हुए वो बोलता है, क्या एटलांटे, तुम्हारा मतलब आर्गो की ऑर्गेनाइजेशन वाली एटलांटे? तुम आर्गो की बॉस एटलांटे के साथ ग्रैंड डची के समय समय पर होने वाले सम्मेलन में शामिल होगे। एक हफ्ते तक तुम उसके भाई बनकर रहोगे और साथ में यात्रा करोगे। वो पर्सन गुस्सा होते हुए कहता है, सिंसियरली एम्परर कैसे थे सेलिया, मुझे उसके साथ यात्रा क्यों करनी है?
इसके लिए कोई अच्छा कारण होना चाहिए। एक कॉमनर के साथ यात्रा करना, क्या वह सोचते हैं कि वह एक कुलीन है? मुझे उस लेडी को उसकी जगह पर रखने की ज़रूरत है। वो पर्सन अटलांटे से कहता है, अरे मैंने सुना है कि तुम्हारी पीठ पे एक बड़ा टैटू है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उसे दिखाओ। अटलांटे मुंह फेरते हुए कहती है, कोई मौका नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। वो पर्सन गुस्से में कहता है, तुमने क्या कहा? एक साधारण व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतने अपमानजनक तरीके से बात करने की? एक कुलीन व्यक्ति के बारे में जिसने तुम्हें पाल पोसा। एटलांटे भी गुस्सा होते हुए कहती है, देखो बोल भी कौन रहा है, एक काउंट का बेटा जिसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो मुझे आर्गो का हेड बोल सके। वो पर्सन गुस्से में कहता है, हे यू, तुम्हें किसने पाला पोसा? एटलांटे मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ, जैसा बाप वैसा बेटा। पिट्रोसेरा। पिट्रोसेरा इनका टाइटल होता है, ठीक है, बहुत अजीब है ना। खैर, एटलांटे आगे बोलती है, तुम वास्तव में सभी बुरे तरीकों से अपने पिता की तरह हो। वो गुस्से में कहता है, क्या? एटलांटे जारी रखते हुए कहती है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने कुछ बहुत ही कीमती चीज खो दी है ना? हाँ, वह मैं था। गाइस सॉरी, पिट्रोसेरा इस पर्सन का नाम था। पीटरो शौक होते हुए सोचता है अपने फादर के बारे में। एटलांटे हंसते हुए कहती है, वाह, व्यांग स्टेट तक पहुंचने में लगभग 5 दिन लगते हैं। इस बीच तुम सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट होंगे। पिटरो तो उसकी बातें सुनकर कपकपा नहीं लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाए जाते हैं कुछ मेड्स और शायद ये बटलर है जो कहते हैं, वेलकम लॉर्ड एंड लेडी सहरा, प्लीज आप इस तरफ आइए। पिटरो नीचे उतरते हुए हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मालविया। गाइस, मालविया हमारे अटलांटे का नया नाम है। मालविया, क्या मैं ऑफर कर सकता हूँ? हाँ, मेरा मतलब कि तुम मेरा हाथ थाम लो। एटलांटे हाथ पकड़ते हुए और उतरते हुए कहती है, थैंक यू ब्रदर। पीटर एटलांटे के पास विस्पर करते हुए कहता है, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पीरियोडिकल कॉन्फ्रेंस के बाद एक बैंकेट होगा। मुझे पता है मैं बैंकेट में शामिल नहीं होंगी, इसलिए ब्रदर मुझे मत ढूंढना, मुझे अपना काम करना है, ठीक है? इन दोनों को इस तरह से देखकर बटलर कंफ्यूजन सा लुक देता है। सीन शिफ्ट होता है रात में। आग में कोई ड्रेस फेंकता है, ये हमारी अटलांटे होती है जिसने अपने असैसिन वाली ड्रेस पहन ली होती है। वो पहले की बात सोचती है जब पिट्रो ने उससे कहा था, आर्च ड्यूक वह एम्परर से भी ज्यादा डरावना है, मेरा मतलब है। और फिर एटलांटे एम्परर की बातें सोचती है जब एम्परर ने कहा था, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आर्च ड्यूक की हत्या हो जाती है तो व्यांग परिवार चुपचाप नहीं बैठेगा। जो लोग इस बारे में जानते हैं उनके लिए ये अच्छा है। प्रेजेंट में अटलांटे सोचती है, मुझे सम्राट पसंद नहीं है लेकिन वे सही हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी। मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अटलांटे खिड़की खोलती है और बाहर कूद जाती है। बाहर काफी अंधेरा होता है। अटलांटे सोचती है, उसे यहीं कहीं आसपास होना चाहिए था। हाँ, वो ये रहा। हमें एक घर सा दिखाया जाता है जिसका गेट खोल के अटलांटे अंदर जाती है और बताती है कि वो सीक्रेट पैसेज यहीं कहीं होना चाहिए। उसे वो सीक्रेट पैसेज मिल भी जाता है। उसे अटलांटे उस पैसेज के अंदर जाते हुए सोचती है, भले ही ग्रैंड डची और एम्पायर की जड़ें एक ही हों, फिर भी वे अलग अलग देश हैं। अब सम्राट को इस सीक्रेट पैसेज के बारे में कैसे पता है? कुछ तो है जो मुझे पता नहीं है। ये आर्चड्यूक का चैम्बर है। उफ, इसमें से शराब की बदबू आ रही है। एटलांटे उसे देखते हुए बताती है, ये आदमी सच में लियोनल व्यांग है। वह सच में उतना ही हैंडसम है जितना लोग कहते हैं। उस जैसे किसी को खोना एक नेशनल ट्रेजेडी होगी। हाँ, ये सही है, टेक्निकली देखें तो ये एक रॉयल्टी है। लेकिन लियोनल आँख खोलते हुए कहता है, वहाँ कौन है? एटलांटे चाकू उठाते हुए कहती है, तुम्हें मरना होगा, और चाकू मार देती है। हमें दिखाते हैं कि लियोनल खून की खांसी कर रहा होता है। एटलांटे सॉरी फील करते हुए कहती है, आई एम सॉरी योर हाइनेस। और हमें दिखाया जाता है लियोनल का हाथ खून से लथपथ बिस्तर पे पड़ा होता है। एटलांटे सोचती है, क्या वह मर गया? और मन में कहती है, हाँ, अब मैं जा सकती हूँ, मैंने अपना काम पूरा किया। अभी एकदम से आर्चड्यूक अपने चेहरे से खून साफ करते हुए कहता है, ये तुमने किया है? बता, तुम्हें किसने भेजा है? एटलांटे मन में सोचती है, मैंने उसके दिल में चाकू मारा था। लियोनल बोलता है, क्या बकवास है,
तुम मुझे मारने के लिए पूरी तरह तैयार लग रही थी। मुझे ऐसे करने से लगभग नफरत है। लियोनल अटलांटे को मारते हुए पकड़कर बेड पे फेंकते हुए कहता है, हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बिस्तर पर लेटने वाली पहली औरत एक हत्यारी होगी। ये मजेदार था। अटलांटे उसे देखते हुए सोचती है, वह लोग उसे तानाशाह कहते हैं और मैं उसकी आंखों में इस पागलपन भरी नज़र से समझ सकती हूँ कि ऐसा क्यों है। लियोनल उसका गला दबाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा नाम जानना अच्छा लगेगा, लेकिन तुम किसी भी तरह से मर चुकी हो। अटलांटे मन में सोचती है, नहीं, अगर मैं यहाँ मर गई तो मेरा परिवार और वह अभी भी जिंदा कैसे है। अटलांटे सोचती है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। इस पोशन से उसे आराम मिलेगा। यह एक जहर है जो तुम्हारी सांसों को उतनी ही आसानी से रोक देगा जितनी आसानी से नींद आती है। अटलांटे अपने कपकपाते हाथों से उस पोशन को उठाती है। लियोनल कहता है, बस इतना ही जहर? तुम खुद को मारना पसंद करोगी? किसी और के हाथों मारे जाने से तो बेहतर है। अटलांटे पूरी जहर की बोतल पीकर लियोनल को खींचती है और उसे किस कर देती है या फिर खोंकी उसे जहर पिलाती है। हेलो गाइस, एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की इस पोशन या फिर खोंकी मेडिसिन का नाम बताती है जिसका नाम एनसिग है। यह एक जहर है जो आपकी सांसों को उतनी ही आसानी से रोक देगा जितनी आसानी से नींद आती है। ये मेडिसिन मेरी सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा। ये काम कर जाएगा पक्का। ये सारी बातें अटलांटे सोच रही होती है। सीन वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पर अटलांटे ने लियोनल को किस किया होता है। लियोनल शौक होते हुए अटलांटे को पीछे धकेलते बोलता है, तुमने आखिरकार मुझे क्या पिलाया। हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती है। वो बिस्तर में गिर जाता है। अटलांटे सोचती है, क्या वो मर गया? आखिरकार ये सच में बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे सो रहा हो, लेकिन मैंने बहुत सारे निशान छोड़ दिए हैं। ये पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि मैं हत्यारी थी, लेकिन क्योंकि सम्राट ने थेसालिया की शपथ ली थी, इसलिए उन्हें मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाए बिना ये सब संभालना होगा। हमें बताया जाता है द ऑर्ड्स ऑफ थेसालिया। हमें एक सुंदर सी मूर्ति दिखाई जाती है जो गया थेसालिया शाही परिवार की फाउंडर और पहली सम्राट थी। इसके साथ ही वो एक स्किल्ड मेज भी थी। भरोसा बनाने के लिए उन्होंने थेसालिया की ओट्स ली और ऐसी शपथ जो तोड़ी नहीं जा सकती। उस क्षण से शपथ लेने वाले किसी भी शाही परिवार के सदस्य को अपनी बात रखनी पड़ती थी। ओट्स के जादू को सुनिश्चित करने वाला आर्चड्यूक है जिसने अपने लोगों की जान लेकर अपना जीवन यापन किया है, बिल्कुल मेरी तरह। क्या आपको इस तरह से जीने में मजा आया आर्चड्यूक यांग? नरक में मिलते हैं। अटलांटे चिल्लाते हुए कहती है, आखिर आप अभी भी कैसे जिंदा हो ड्यूक? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें एक महल दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत बुरी तरह से बिजलियाँ कड़क रही होती हैं। हमें खिड़की के अंदर एक लड़की बैठी दिखाई जाती है जो सोचती है, ओहो, ये कैसे हुआ? अस्मा, तुमने ये क्या कर दिया? मैं एनेट को गलत औषधि कैसे दे सकती हूँ? गाइस, इस लेडी को मैं अब से अस्मा बोलूँगी क्योंकि ये कहने में कंफर्टेबल है। अस्मा रोते हुए कहती है, और मुझे इसका एहसास अब हो रहा है 1 साल बाद। अटलांटे, मैंने तुम्हें गलत मेडिसिन दे दी है, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी। और तुम्हारा इस्तेमाल करने से पहले मैं इसे असली जहर से बदल दूंगी। पीछे से आवाज़ आती है। सच कहूँ तो मैं हैरान हूँ। सच में कोई हैरानी की बात नहीं है। अस्मा डरते हुए पीछे मुड़ते हुए सोचती है, क्या ये कोई सपना है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? मुझे अटलांटे की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? और कपकपाती आवाज़ से बोलती है, अटलांटे तुम? हम अटलांटे को देखते हैं जो बिल्कुल एक खतरनाक शेरनी की तरह लग रही होती है। मुझे माफ़ करना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो तुम्हें पोषण दिया था वो असलियत में। अटलांटे अंदर आते हुए कहती है, हाँ हाँ, और शीशा आगे करते हुए कहती है, ये पोषण। अस्मा डरते हुए आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अब अटलांटे उसे छोड़ेगी नहीं। लेकिन अटलांटे कहती हैं, आखिर ये मेडिसिन एग्जैक्टली क्या है? अस्मा धीरे से आंखें खोलती है और देखती है, क्या ये पोषण? और शौक होते हुए बोलती है, वॉट? क्या ये किसी ने पिया तो नहीं? अटलांटे काम डाउन करते हुए बोलती है, साफ साफ बोलो, मैं तुम्हें मारने वाली नहीं हूँ। अस्मा घबराते हुए बोलती है, क्या किसी ने ये पोषण पिया है? अटलांटे कहती है, लेडी एविटा, तुम अचानक क्यों रो रही हो? मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की थी। हमें बताया जाता है काउंट एविटा की एक बेटी अस्मा एविटा अपने मासूम शक्ल के बावजूद वे शांत और एक काबिल फार्मेसी है। हालांकि एक अमीर आदमी की बेटी होने के नाते उसे आखिरकार शादी करनी ही पड़ती है।
इसलिए ऐसा प्रैक्टिकल प्रोफेशन सोचना भी नामुमकिन था। लेकिन अस्मा में दवा बनाने का एक खास टैलेंट था और अपने माता पिता को बहुत मेहनत करने के बाद उसे शादी होने तक इसे शौक के तौर पर करने की इजाज़त मिली है। उसने अटलांटे को जो दवा दी थी उसे बनाने में उसने अपनी बहुत हार्ड वर्क दिया था। अटलांटे पूछती है, तो ये क्या है? अस्मा बताती है, इस मेडिसिन का नाम एलेक्सर ऑफ लव है। एनेट कंफ्यूजन लुक से कहती है, क्या लव? अस्मा रोते हुए आगे बताती है, ये एक ऐसी दवा है जिसे पीने के बाद जिस पहले इंसान को आप देखते हैं उसके प्यार में खो जाते हैं। अटलांटे सोचती है जब वो लियोनल से कहती है, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रही हैं? और प्रेजेंट में गुस्सा होते हुए कहती है, आखिर तुम ऐसे चीज क्यों बना रही हो? अस्मा डरते हुए और रोते हुए बताती है, कुछ साल पहले जब मैं एक ट्रिप पर थी मुझे एक माना क्रिस्टल मिला था। मैंने उसे देखा और सोचा माना क्रिस्टल पुराने रिकॉर्ड में बताया गया है कि दुर्लभ मिनरल्स होती हैं। नए विचारों में वह पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनका रंग बैंगनी होता है जो एमिस्टी जैसा होता है और कभी माना का सिंबल भी माना जाता था। वह पहले एक कीमती चीज थी जिनका इस्तेमाल मेज टावर में जादुई चीजें बनाने के लिए की जाती थी। अस्मा आगे बताते हुए कहती है, माना क्रिस्टल में एक जादुई ताकत होती है जो किसी की भी पर्सनैलिटी को बदल सकता है। अटलांटे पूछती है, और इसका लव एलेक्सर से क्या लेना देना है? मुझे कोई पसंद है। अटलांटे गुस्सा करते हुए कहती है, अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो आपको उन्हें जाके बताना चाहिए। वैसे ये मेडिसिन ब्रेन वॉशिंग से कैसे डिफरेंट हुई? अस्मा बड़बड़ाते हुए कहती है, आप नहीं समझेंगे अटलांटे, क्योंकि आप जीवन जीने के लिए काफ़ी स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे लिए रईसों के लिए ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी भावनाओं से ऊपर रखना चाहेंगे। अटलांटे गुस्से से कहती है, क्या आप ओहो, तो क्या अब आप मुझे इसलिए नीचा दिखा रहे हैं क्योंकि अब मैं एक कॉमनर हूँ? अस्मा घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, आपने तो मेरी जान बचाई है। मैं केवल आपको बस कुछ देना चाहती थी, इसलिए मैंने जहर देकर कुछ चुकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस दिन मैं भ्रमित हो गई थी। अटलांटे अपने आप को शांत करवाते हुए कहती है, वह कहते हैं कि रईसों के बारे में चिंता करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके जैसा ठंडा दिल वाला आदमी भी माना क्रिस्टल शक्ति से प्रभावित हो सकता है। सीन वहीं से शिफ्ट होता है जहाँ अटलांटे कहती है, आखिरकार आप अभी भी कैसे जिंदा हो सकते हैं? और ये देखकर वो अपने आप को चाकू मारने जा रही होती है। लियोनल उसे रोकते हुए कहता है, तुम मुझे आखिरकार ऐसे क्यों देख रही हो? अटलांटा घबराते सोचती है, वह जैसा दिख रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है, वह ज़्यादा जरूरी नहीं है। वह अचानक इतना पोलाइट क्यों हो रहा है और वह अचानक औपचारिकता से क्यों बात कर रहा है? 2 बार लगभग मरने के बाद उसने अपना दिमाग खो दिया है क्या? लियोनल उसे छूते हुए पूछता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? अटलांटे मन में सोचती है, आज ड्यूक, आप सचमुच अपना दिमाग भूल चुके हैं क्या? लियोनल उसे गले लगाते हुए कहता है, क्या आप ठीक हैं? और चिल्लाते हुए कहता है, डैमियन, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अटलांटे उसे दूर करते हुए कहती है, आखिर आप क्या कर रहे हैं? क्या तुम क्रेजी हो? किसी और से ज़्यादा डॉक्टर की तुम्हें ज़रूरत है। लियोनल कहता है, मैं पहले इतना क्रेजी कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैं तुम पे पूरी तरह से फिदा हो चुका हूँ। मैंने पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया। अटलांटे ये सब बातें सोचकर अपना सिर हिलाते हुए बोलती है, तो फिर बताओ, इस मेडिसिन का असर कब तक रहेगा? अस्मा बताती है, ये तब तक रहता है जब तक वह मर नहीं जाता। अटलांटे घबराते हुए बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? अस्मा आगे बताती है, मैंने शुरुआत से ही ज़्यादा माना क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। जब तक उनका दिल धड़क रहा है वो आपको प्यार करेंगे। और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि औषधि किसने पी है? अटलांटे जाते हुए बोलती है, दुनिया के सबसे क्रूर, तानाशाह और पागल इंसान को। सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्चड्यूक का महल दिखाया जाता है। लियोनल सोचता है, जब अटलांटे जा रही थी तो उसने क्या कहा था, मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊं? लियोनल आगे सोचता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो कितनी जल्दी चली गई। जरूर उसे कोई ज़रूरी काम होगा। हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो कहता है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? लेकिन लियोनल कहता है, पेरल कोई है जिसे मुझे ढूंढना होगा। हमें इस पर्सन का नाम बताया जाता है जो पेरल है। पेरल कहता है, क्या ढूंढना होगा? आखिर वो कौन है? लियोनल स्माइल करते हुए बोलता है, वेल, वो पर्सन मेरी होने वाली ग्रैंड डचीज है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे कोई आवाज़ मारता है, यूफी। हम देखते हैं ये जेना होती है जो यूफी को उठाते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर मत आना। लेकिन यूफी उदास होते हुए कहता है, अटलांटे कब वापस आ रही है?
वह कल या परसों आ जाएगी। फिर पीछे मुड़ते हुए पूछता है किस टाइम पर, लंच टाइम पर या डिनर टाइम। जैना उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहती है चिंता मत करो, उसने कहा था कि वह बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। क्या अटलांटे ने कभी कोई वादा तोड़ा है? नहीं। जैना स्माइल करते हुए कहती है तो तुम्हें भी अपना वादा निभाना चाहिए यूफी। याद रखना जब तुमने बॉस से उसके कमरे में जबरदस्ती ना घुसने का वादा किया था। हम यूफी और जैना को देखते हैं जिसे कुछ बातें सुनाई दे रही होती हैं। यूफी भागता हुआ बाहर जाता है और अटलांटे चिल्लाता है। हम अटलांटे को देखते हैं जो वहां से भागकर अपना हेड आउट आ चुकी होती है। जैना मुस्कुराते हुए कुछ कहती है गाइस ये मुझे समझ नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है। इसका शायद से गाइस मतलब होगा। यूफी भागता हुआ जाता है और अटलांटे से कहता है कि अटलांटे मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अटलांटे कहती है यूफी हाँ हाँ तुम कैसे हो, मैं सांस नहीं ले पा रही, मुझे छोड़ो। लेकिन डेविन कहता है बेटा सेकंड, अटलांटे जो तुमने अभी कहा फिर से कहो। डेविन परेशान होते हुए कहता है तुमने कहा कि हम ठिकाना छोड़ दें। ये बात सुन के तो अटलांटे दुखी होती है पर यूफी फ्रीज हो जाता है और अटलांटे बोलती है कि मैं अपने मिशन में फेल हो गई। ये बात सुन के तो आर्गो के सारे मेंबर शॉक ही हो जाते हैं। अटलांटे आगे बताती है क्लाइंट मेरे पीछे आने की कोशिश करेगा और तुम सब भी खतरे में पड़ सकते हो। डेविन बोलता है लेकिन हम तो सिर्फ कॉमनर्स का काम लेते हैं, तो ऐसा कौन है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा। अटलांटे परेशान होते हुए कहती है वह कोई कॉमनर नहीं है और सीरियस होकर बोलती है मैं तुम्हें अभी सारी डिटेल्स नहीं दे सकती, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना होगा और खुद को सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। हम 3 टीमों में चलेंगे, जैना, यूफी, डेविन और मिया। गाइस वैसे तो उसने 3 टीम्स कही थी पर इसमें उसने 4 नाम लिए हैं। ठीक है, बैक टू द स्टोरी। अटलांटे आगे बताती है चलो हम 1 महीने में फेल किंगडम की राजधानी में मिलते हैं। डेविन करता है और सिर खुजाते हुए कहता है ठीक है, लेकिन आपको फेल किंगडम में मिलने पर हमें सब कुछ बताना होगा। आप इसका वादा करती हो? अटलांटे कहती है मैं समझ गई। इस ब्लैक हेयर वाली लड़की का नाम मिया है। मिया चिंता करते हुए कहती है बॉस आप अपना ख्याल रखना। अटलांटे बोलती है और आप भी मिया और जैना, और आप सभी सुरक्षित रहना। बातचीत करके वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन यूफी चिल्लाते हुए कहता है नहीं नहीं मैं अटलांटे के साथ जाना चाहता हूँ। डेविन कहता है जिद्दी होना बंद करो और आगे बढ़ो। अटलांटे बताती है उपरोक्तक फेरल किंगडम। गाइस इसका नाम बहुत अजीब है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सही से बोलने की और इसका कुछ खास मतलब भी समझ नहीं आ रहा। थेसालिया के दक्षिण सिरे पर स्थित है लेकिन ये अनिवार्य रूप से साम्राज्य का एक उपनिवेश है। फेरल किंगडम में क्राउन प्रिंस की शादी हमेशा थेसालिया की राजकुमारी से होती है और अभी के क्राउन प्रिंस की सगाई राजकुमारी डियाना से हुई है। ये करंट राजकुमारी डियाना की पोर्ट्रेट है और ये रीज़न कि मैंने अपने मेंबर्स को वहाँ क्यों भेजा, क्योंकि वह किंगडम उत्तरी ग्रैंड डचीज और पूर्व राजधानी से बहुत दूर है। वह इंपीरियल पैलेस की जगह है, मुझे लगा कि वह सबसे ज़्यादा सुरक्षित होगी। लेकिन आप वेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? अंधेरे इलाकों से भरे हुए शैतानी जानवरों का घर। सैकड़ों साल पहले एम्पायर शैतानी जानवरों से परेशान था, लेकिन राजकुमारी एरियाडीनी थेसालिया ने, जो पहले व्यांग ग्रैंड की फाउंडर थी, उन्होंने पूरे वेस्ट से डेमोनिक बीस्ट को भगा दिया। उन्होंने ये कैसे किया इसका कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि उसके बाद कोई भी डेमोनिक बीस्ट नहीं दिखा। ये उनकी कामयाबी का सबूत था और मैं ठीक वहीं जा रही हूँ। ये खतरनाक है लेकिन ये अकेली ऐसी जगह है जो सबसे काफी दूर है। यूफी अटलांटिक को कुछ देता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं सच में नहीं जा सकता तो कम से कम ये ले लो। अटलांटे शौक होते हुए कहती है क्या ये आर्टिफैक्ट नहीं है? ये तुम्हें कहाँ से मिला, क्योंकि ये तो बहुत रेयर होता है ना। यूफी कहता है और कहाँ से, और बड़ी सी स्माइल के साथ थम्स अप दिखाते हुए कहता है मैंने इसे चुराया है। गाइस रियली आई एम सॉरी पर मेरी जो पपीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ये बात सुन के अटलांटे एक प्यारी सी स्माइल करती है और अपने ऊपर प्राउड करती है। पता नहीं क्यों अपने ऊपर प्राउड करती है, मुझे लगता है शायद वो उनकी बॉस है ना इसलिए। और कहती है हाँ यूफी तुम हमारे साथ ज़्यादा समय से नहीं हो, लेकिन तुम पहले से ही एक नेचुरल इंसान हो। हालांकि मैं थोड़ी शेड्यूल से पीछे हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ आने की जिद करते रहे। सीन शिफ्ट होता है और हमें सहराज का मेंशन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ चाय भी रखी होती हैं। हम देखते हैं कि पिट्रो सहरा एक अजीब सी सिचुएशन में बैठा होता है। हम देखते हैं कि आर्च ड्यूक लियोनल व्यांग उसके सामने बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। पीटर कहता है जब मैंने सुना कि आप
रॉयल हाइनेस, कैपिटल आ रहे हैं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे स्टेट आएंगे। लियोनल कहता है, तुम ज़हरा के बेटे हो ना? मुझे याद है कि तुम ग्रैंड डची में पीरियोडिक कॉन्फ्रेंस में गए थे। पिट्रो घबराते हुए सोचता है, ये क्या है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? लियोनल एक पोस्टर आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम इस पोस्टर पर जो औरत है तुम उसे जानते हो? हाँ, ये तो अटलांटे है। और शौक होते हुए सोचता है, उसने उसने तो कहा था उसे खुद ही सब कुछ संभालना है, लेकिन उसने ऐसा क्या किया कि आर्चड्यूक यहाँ आ गए हैं और वो वांटेड पोस्टर पे क्यों हैं? पिट्रो आर्चड्यूक को देखते हुए सोचता है, वह इस एम्पायर की कोई बदनाम क्रिमिनल नहीं है। एटलांटे अंडरग्राउंड आर्गो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर है। वह कोई ऐसी नहीं है जिसमें रॉयल हाइनेस को दिलचस्पी हो। हम लियोनल को देखते हैं जो इस्तेमाल करते हुए कहता है, एटलांटे, हाँ ये बहुत सुंदर नाम है। ये सब चीज़ें देखकर और बातें सुनकर पिट्रो तो शौक होते हुए बस एक ही चीज़ सोचता है, क्या प्रिटी? लियोनल पूछता है, क्या आप उससे मिले हैं? नहीं, कभी नहीं। वह कोई बदनाम क्रिमिनल नहीं है जो नोबल को टारगेट करती है। कोई भी रही जो उससे मिला हो बिना किसी नुकसान के नहीं बचा। मैं समझ गया। योर हाइनेस, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप अचानक एम्पायर में क्यों आए हैं? ओहो, कोई ज़रूरी बात नहीं है। मुझे शक है ये पहली बार होगा जब आर्चड्यूक एम्पायर आए हैं बिना किसी खास मौके के। लियोनल स्टाइल से कहता है, मैं बस अपनी फ्यूचर आर्चडचिस को ढूंढ रहा हूँ। और बेचारा पिट्रो ये सुनकर तो बस शौक ही हो सकता था और कहता है, क्या आर्चडचिस? ये खबर कि आर्चड्यूक अपनी होने वाली दुल्हन को ढूंढ रहे हैं पूरे साम्राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। उसी समय किसी और कोई ये वांटेड पोस्टर देख रहा था। ये हमारी अटलांटे होती है जो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, वो कमीना एम्परर। ये कहकर वो अपना मुंह बंद कर लेती है और पीछे मुड़ते हुए देखती है, कोई उसे देख या सुन तो नहीं रहा, और गुस्से से उस पेपर को मोड़ते हुए कहती है, वो बदमाश, मैं यहाँ तक आई हूँ फिर भी राजधानी में इतनी दूर तक ये वांटेड पोस्टर लगे हैं। सम्राट कभी थकता नहीं है ना? खैर, अगर मैं सम्राट होती तो मैं भी उतनी ही हताश होती। अगर ये बात फैल गई कि मैंने आर्चड्यूक वियांग की हत्या में उसका साथ दिया है तो चुनाव अकल्पनीय होगा। आर्गो के बॉस, लाल बाल और बैंगनी आंखें, वांटेड एटलांटे, चार्जेस मर्डर एंड रॉबरी। ये सब पढ़कर एटलांटे उस पोस्टर को अपनी जेब में रखते हुए सोचती है, अच्छी बात है कि पश्चिमी लोग अधिकांश पढ़ नहीं सकते, वह एक बड़ा इनाम भी है। और अपने आप को कवर करते सोचती है, जब मैं इस गांव से आगे निकल जाऊंगी तो वह एक निर्जन जंगल होना चाहिए। आसपास पूछूं क्या? फिर मैं वहाँ आसानी से सांस ले सकती हूँ। अरे तुम वहाँ हो, कोई कहता है, तुम यहाँ के आसपास की नहीं हो, है ना? क्या तुम यात्रा कर रही हो? एटलांटे डरते सोचती है, बकवास, मैं पहले ही एक नंबर मोस्ट वांटेड भगोड़ी हूँ और अंडरवर्ल्ड के बॉस में मैं पकड़ी जा चुकी हूँ। हाँ मैं हूँ, कुछ रिश्तेदारों से मिलने उत्तर की ओर आई थी। अकेले? नहीं, मेरे माता पिता एक सराय में रुके हैं। वे रास्ते में मिस मीगेन की सराय में हैं। मुझे वेस्टर्न इलाके में आए हुए काफ़ी समय हो गया है, इसलिए मैं बस अकेले ही इधर उधर घूम रही थी। ये सुन के वो आदमी कुछ सोच रहा होता है, पर हमारी एटलांटे मन में सोचती है, प्लीज़ बस चले जाओ यहाँ से। मैं आर्चड्यूक जैसी नहीं हूँ जो किसी को भी बिना किसी रीज़न के मारती फिरूं। रुको, भला मैं उस आदमी के बारे में क्यों सोच रही हूँ? लेकिन तुमने अपना हुड ऊपर क्यों किया हुआ है? इसे नीचे करो। और ये कहकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। एटलांटे को तो कुछ समझ ही नहीं आता। एटलांटे अपना फेस सीधा करते हुए सोचती है, क्या तुम मेरे चेहरा देखने की कोशिश कर रहे हो? कोई चांस नहीं। और बोलती है, मुझे सूरज की रोशनी से एलर्जी है, यहाँ का सूरज उत्तर की तुलना में बहुत तेज है। कोई बोलता है, कैप्टन ऑरलैंडो, हमें अभी खबर मिली है कि रिपोर्ट के हुलिये से मिलती जुलती एक औरत वेली जंगल के पास देखी गई है। ये सुनकर एटलांटे अपने मन में सोचती है, अगर उसने मेरा चेहरा देख लिया होता तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाती। कैप्टन एटलांटे से कहते हैं, यंग लेडी, अकेले घूमते समय सावधान रहे। अफवाह है कि इस इलाके में एक बदनाम गैंग लीडर है। एटलांटे सर झुकाते कहते हैं, यस सर, मैं ध्यान रखूंगी। कैप्टन बाकी सबसे कहता है, चलो चलते हैं। एटलांटे उसे जाते हुए देखती है और सोचती है, रूमर्स तो बहुत तेजी से फैलती जा रही हैं, मुझे जल्दी से जल्दी इस गांव से निकलना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें आर्चड्यूक का कैसल दिखाया जाता है जहाँ पे पेरल चिल्लाते हुए कहता है, योर हाइनेस, बिना पहले से इजाज़त के शाही जगह पर आना ये एडिकेट्स का बहुत बड़ा उल्लंघन है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप शायद ही कभी वियांग स्टेट के आगे एक नज़र डालते हैं। पेरल और भी परेशान होते हुए कहता है,
सैनिक और नौकर उस महिला को बिना थके ढूंढ रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया था। प्लीज योर हाइनेस, आप टाउन हाउस लौट जाएं और आराम करें। लियोनल कहता है, पैरल आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ किसके लिए हूँ? एक दिन हो गया है जब हमें कंफर्म हुआ है कि वह कैपिटल की ओर जा रही है और अभी तक मुझे ये खबर नहीं मिली है कि वह मिल गई है। पेरल प्रिटेंड करते हुए कहता है, ऐसा इसलिए है, वह बहुत तेजी से चली गई। वियांग से कैपिटल तक पहुंचने में कम से कम 5 दिन लगते हैं, लेकिन वह 3 दिन से भी कम समय में गायब हो गई, योर हाइनेस। लियोनल गुस्से में कहता है, क्या आपने सोचा है कि आप बहुत धीमे हैं? मैं भी 3 दिन से कम समय में पहुंच गया था। पेरल तो अपना सर ही पकड़ लेता है और सोचता है, कह भी कौन रहा है, ये वह आदमी है जो कभी भी नियमों को नहीं मानता। पेरल आगे बताता है, वैसे भी राज तिलक के बाद से ही शाही परिवार और वियांग स्टेट्स के बीच चीजें पहले से ही तनावपूर्ण हैं। अगर आप बिना किसी भी सूचना के इस तरह से जाएंगे तो आपकी प्रतिष्ठा और भी खराब होएगी। पेरल लियोनल को देखकर मन में सोचता है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं किसी साधारण लॉर्ड की सेवा नहीं करता। मुझे आर्चड्यूक लियोनल वियांग के बारे में फैली बुरी अफवाहों के बारे में पता है। वह पूरी तरह से झूठ नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे वियांग टेरिटरी के लॉर्ड हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप अपनी वह प्रतिष्ठा वापस ले लें जो पहले कभी थी, जब आप प्यारे आर्चड्यूक थे। लियोनल उसे देखते हुए कहता है, मेरी प्रतिष्ठा ऐसे ही खराब नहीं हो सकती। पेरल कहता है, पर फिर भी योर हाइनेस। लियोनल कहता है, चलो चलते हैं, इस काम को निपटाएं। ये बात सुन के पेरल लियोनल को देखता है। लियोनल कहता है, जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो मैं उसकी और पोर्ट्रेट को देखते हुए मन में सोचता है, मैं उसकी मुस्कुराहट को देखकर लगभग खो गया था। लियोनल को इस तरह से देखकर पेरल तो स्टैचू ही बन जाता है और होश में आते हुए कहता है, मैं तो एक मोमेंट के लिए मिसमराइज्ड ही हो गया था उनकी स्माइल देखकर। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक महिला में रुचि रखते हैं, लेकिन तुम इतने लट्टू क्यों हो एक ऐसे अपराधी पर जो साम्राज्य द्वारा वांटेड है? पेरल मन में रोते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता है कि पूरे साम्राज्य में उसको वांटेड पोस्टर देखकर मैं कितना हैरान था। मुझे पता लगाना ही होगा कि उस वुमन का कैसा करेक्टर है। सीन शिफ्ट होता है और हमें टेबल दिखाए जाते हैं जिसपे कुछ चाय और कुकीज रखी होती हैं। हमें वहाँ पर लियोनल और मैजेस्टी दिखाए जाते हैं जो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। मैजेस्टी कहते हैं, ग्रैंड ड्यूक अनप्लान्ड ट्रिप पर आए हैं राजधानी में। ऐसा लगता है कि आप अभी भी काफ़ी यंग हैं। जब आप यंग दिखते थे तब से आपका पूरा आचरण काफ़ी बदल गया है। जब मैंने आपको 1 साल पहले कहा था कि तब भी मैंने ऐसा ही सोचा था कि शायद बस ये भयानक आग थी। मैं केवल कल्पना ही कर सकता हूँ कि इसने आपको कितना दुख पहुँचाया होगा। लियोनल गुस्से में सोचता है, सस्पिशियस एक्सीडेंट। हाँ, वियांग कैसल में लगाई गई आग। हमें बताया जाता है, भले ही वियांग स्टेट एक सूखे मौसम में है, आग ने सिर्फ महल को ही जलाया और पहाड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। महल को घेरने वाली आग ने युवा आर्चड्यूक के माता पिता की भी जान ले ली। सिर्फ एक ही बच्चा बचा था, युवा लियोनल वियांग, खानदान की आखिरी निशानी। लियोनल शांति से कहता है, मैं इस बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहूँगा। मैजेस्टी कहते हैं, हाँ, ये एक भयानक हादसा था जो इंसानी कंट्रोल से बाहर था। मैजेस्टी मन में सोचते हैं, एक नेचुरल डिजास्टर। ऐसे में आग के बाद लियोनल सबका ध्यान खींचने लगा था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसका नेचर और बहरम होता गया और लोगों को शक होने लगा कि आग उसी की वजह से तो नहीं लगी थी। लियोनल चाय का कप नीचे रखते हुए बोलता है, मैंने आज मैजेस्टी से मिलने की रिक्वेस्ट इसलिए की थी क्योंकि मुझे उनसे कुछ पूछना है। ये सुनकर तो गार्ड शौक के साथ, ठीक है तो फिर मैं सीधे बात करूँगा। मैं इस औरत के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। मैजेस्टी पहले नीचे देखते हैं और फिर लियोनल को देखते हैं। लियोनल आगे कहता है, जो इस वांटेड पोस्टर पे लेडी है, उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि मैजेस्टी को खुद ये वांटेड पोस्टर जारी करना पड़ा? हम देखते हैं कि मैजेस्टी का हाथ काँप रहा होता है और वो सोचते हैं वह ऐसे नहीं कर सकती। पक्का अटलांटे ने आर्चड्यूक को उसका चेहरा नहीं देखने दिया होगा। और गुस्से में चाय पीते हुए सोचते हैं, क्योंकि मैंने ग्रैंड डचीस से कुछ भी नहीं सुना तो मैंने सोचा था कि कम से कम उसने ये तो पक्का कर लिया होगा, वो बेकार औरत बिच कहीं की। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि मैं इन सबके पीछे था। अब बस मुझे उस बिच को हटाना होगा। हमने एम्पायर का हर एक जगह छान मारी लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। और स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे ये सुनकर हैरानी हुई कि आपको एक क्रिमिनल में दिलचस्पी है। ये वुमन एक बदनाम क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की हेड है। वे पैसे के लिए अमीर लोगों की जान को खतरे में डालने से नहीं हिचकिचाती। लियोनल स्माइल करते हुए कहता है, ओहो, तो इसलिए महाराज ने खुद वारंट जारी किया था? मैजेस्टी चमकते हुए कहते हैं, जाहिर है लोगों की सुरक्षा पक्का करना शाही परिवार का फर्ज है।
लियोनल तीखी सी स्माइल देते हुए कहता है, ओहो मैं समझ गया। और फिर भी आप उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाए। मैजेस्टी कहते हैं, बदकिस्मती से वह बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रह रही है, यहाँ तक कि उसका पूरा क्रू भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। लियोनल कहता है, उसे ढूंढने के लिए आप पर बहुत प्रेशर होगा। मैं सच में लोगों की सुरक्षा के लिए आपकी डेडिकेशन की तारीफ करता हूँ। क्या उसे नहीं पता कि वांटेड पर्सन पे जो वुमन है वो उसे मारने की कोशिश कर रही है। मैजेस्टी कहते हैं, इससे याद आया कि मेरे पास भी आपसे पूछने के लिए एक सवाल है। मैंने एक दिलचस्प रूमर सुनी है। लियोनल कहता है, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया है तो मैं भी आपके एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा। लोग कह रहे हैं कि आप अपनी होने वाली आर्चडीसी की तलाश में कैपिटल आए हैं। रूमर्स तो बड़े ही तेजी से फैलती हैं। लियोनल की ये बात सुनकर मैजेस्टी कहते हैं, आपने यहाँ तक कि किसी भी खूबसूरत जवान लड़की को दोबारा नहीं देखा, इसलिए मैंने मान लिया था कि आपको शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर मुझे लगता है कि आप पहले से ही 22 साल के हैं और कौन जानता था कि आर्चड्यूक का एक रोमांटिक साइड भी था। लियोनल कहता है, रोमांटिक साइड? मुझे लगता है ये सही है। ठीक है तो मैं अब चलता हूँ, फिर इस डियाना को मेरे पास लाओ। यस मैजेस्टी। सबके जाने के बाद मैजेस्टी अकेले होते हैं और मन में सोचते हैं, तो बियांका के घमंडी आर्चड्यूक को भी लेजिटिमेसी की ज़रूरत महसूस होती है और गुस्से में सोचते हैं, उसके पास टाइटल हो सकता है लेकिन बिना मंगेतर और बिना शादी के उसकी स्थिति नाजुक और अधूरी है। कोई गेट नॉक करता है। मैजेस्टी कहते हैं, अंदर आए। हम देखते हैं एक सुंदर सी लेडी अंदर आती है और बोलती है, आपने मुझे बुलाया महाराज? मैजेस्टी उसे देखते हुए कहते हैं, काफ़ी समय हो गया है हमें मिले हुए, आओ और यहाँ बैठो। ये लेडी प्रिंसेस डियाना है। प्रिंसेस डियाना टेबल को देखते हुए मन में सोचती हैं, इन्होंने टेबल साफ भी नहीं की थी और मुझे बुला लिया गया। यहाँ कोई विजिटर आया था क्या योर मैजेस्टी? मैजेस्टी बताते हैं, ग्रैंड ड्यूक लियोनल बियांका ने विजिट किया था। और क्या मजाक है, शादी के लिए एक महिला को तलाश में एरोगेंट आर्चड्यूक एम्पायर में खोज रहा है। मैं इस बार फेल हो गया, लेकिन जल्द ही आर्चड्यूक मर जाएगा और अब ऐसा होगा तो ग्रैंड डची ऑफ बियांका एम्पायर में शामिल हो जाएगा। मैंने तुम्हें आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं डियाना से कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आर्चड्यूक को सेड्यूस करो। डियाना शौक होते हुए बोलती है, क्या? आपने भी क्या कहा? मैजेस्टी जारी रखते हुए कहते हैं, उसे सेड्यूस करो और उसे प्रपोज करो मैरिज के लिए। और अगर वह नहीं मानता है तो तुम ऐसा दिखा सकती हो कि उसने तुम पर जबरदस्ती की है। ये बंदा कितना नालायक है, अपनी बेटी को यूज़ करने की सोच रहा है। ये हमारे लिए ग्रैंड डची पर कब्जा करने की एक शानदार मौका है। सीन शिफ्ट होता है, हमें रात के जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अटलांटे बैठी होती है। मुझे लगता है कि मुझे आज रात यहीं सोना चाहिए। बस एक और हफ्ता और मैं डार्कलैंड पर पहुंच जाऊंगी। फिर मैं आखिरकार छिपना बंद कर सकती हूँ। हम देखते हैं कि अटलांटे की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती है। अटलांटे सोचती है, आई होप वो लोग सभी सुरक्षित रूप से फेरी किंगडम पहुंच गए होंगे और एक बार जब मैं अपने क्रू से मिल जाऊंगी तो फिर मैं पता लगाऊंगी कि आर्चड्यूक कैसे बच गया। और ये कह के वो पूरी तरह से सो जाती है। कोई चिल्लाता है, आ! अटलांटे ये आवाज़ सुन के झटके से उठती है और सोचती है, आधी रात में इस जंगल के अंदर कौन घूम रहा है? मैं अभी जागी हूँ, क्या ये हो सकता है? अटलांटे खड़ी होती है और जाते हुए देखती है, आहा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हम देखते हैं अटलांटे ने जिसे ढूंढा होता है वो एक गार्ड और एक बहुत बड़ा वुल्फ होता है जिसके मुंह से पानी टपक रहा होता है अपना खाना देखकर। अटलांटे तो उसे देखकर कैजुअली कहती है, ये तो बस एक भेड़िया है। वह बहुत जोर से चिल्लाया, मुझे तो लगा था यहाँ एक ड्रैगन होगा। हम उस बंदे को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही बुरी हो रही होती है। अटलांटे बिना डरे उसके पास जाते पूछती है, क्या तुम ठीक हो? गार्ड पीछे मुड़कर देखता है। हम देखते हैं बेचारी गार्ड की शक्ल रोने वाली हो रही होती है। बेचारा कितना कपकपा रहा है। लेकिन हमारी अटलांटे ये तो अलग ही उसमें होती है। अनोइंग सा फेस बनाते हुए सोचती है, ये तो बस एक कोई और गार्ड है। क्या मुझे बस यहाँ से चले जाना चाहिए? गार्ड अटलांटे के सामने खड़े होते पूछता है, तुम्हारी जैसी यंग लेडी यहाँ क्या कर रही है? कोई बात नहीं, बस भागो यहाँ से। अटलांटे स्माइल करते हुए सोचती है, वह खुद एक भूखे आदमखोर भेड़िया के सामने ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता और फिर भी वह दूसरे की जान बचा रहा है। खैर वो उस तरह का लगता है जो दूसरों की जान बचाता है। क्या मैं उसकी जान बचा लूँ इस वुल्फ से? गार्ड अटलांटे को देखते हुए बोलता है, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से भागो।
हम एटलांटे को देखते हैं अपनी फुल कूल एंट्री के साथ हल्की सी स्कर्ट उठाती है जहाँ पर उसके वेपन्स रखे होते हैं। लेकिन हमारा बेचारा गार्ड घबराते हुए कहता है तुम ये क्या कर रही हो, इंडिसेंट सी चीजें। पर हमारी प्यारी सी एटलांटे कंफ्यूज लुक के साथ कहती है, इसमें इतना इंडिसेंट क्या है, रुको। अगर मैं आधी रात में कोई गोली चलाती हूँ तो गार्ड तुरंत आ जाएंगे। एटलांटे ये अजीब से एक्सप्रेशंस कहाँ से लाती है? फिर से एटलांटे एक अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ बोलती है, अरे क्या तुम जीना चाहते हो? गार्ड भी गुस्से में बोलता है, ऑफ कोर्स मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ में तलवार बहुत अच्छी लग रही है, पर तुम उसको यूज़ क्यों नहीं करते? गार्ड पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्योंकि हम देखते हैं उसके पीछे जो बड़ा सा वुल्फ होता है वो उसे खाने आ रहा होता है। ये देखकर गार्ड तो रोने लगता है और तलवार छोड़कर अपना सिर पकड़ते हुए कहता है चिल्लाते हुए, मदर फादर जेना। गार्ड धीरे से आंखें खोलते हुए सोचता है वो अभी तक ठीक है और ये कैसी अजीब सी आवाज़ थी। हम गार्ड को देखते हैं जो शौक होते हुए सोचता है, नो वे, क्या वो लड़की अभी भी यहाँ है? हम एटलांटे को देखते हैं जो वुल्फ के सामने खड़ी होती है और दूसरे ही पल में वुल्फ नीचे गिरा पड़ा होता है। एटलांटे तो बेफिक्र होते हुए कहती है, तुम ये पकड़ो। हम देखते हैं एक तरफ वुल्फ मरा पड़ा होता है और बीच में हमारी एटलांटे होती है, उसके बराबर में गार्ड अभी भी खड़ा होकर ये सब समझने की कोशिश कर रहा होता है। एटलांटे कहते हैं, क्या तुम इसे मारने का क्रेडिट लेना चाहोगे? ये सुनकर तो गार्ड शौक के साथ साथ पत्थर भी बन जाता है। एटलांटे तो कहती है, खैर अब मैं चलती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पहचान पाया कि मैं वांटेड क्रिमिनल हूँ। लेकिन गार्ड पीछे से भागता हुआ आते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, वेट अ मोमेंट। एटलांटे पीछे मुड़ते हुए कहती है, लेकिन क्यों? गार्ड तो पूरे एक्साइटेड होते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे तुम अपना अप्रेंटिस बना लो। एटलांटे तो उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है आर्च ड्यूक के कैसल पर। हम देखते हैं लियोनर सोफे पर बैठकर एक पेपर पढ़ते हुए सोचता है, अचानक मुझे इतना बुरा फील क्यों हो रहा है? क्योंकि लियोनर तुम्हारी एटलांटे के साथ कोई और आदमी है इसलिए। पेरल चाय लाते हुए कहता है, योर हाइनेस, कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है? और मन में सोचता है, लेटर्स का तो एक पहाड़ बन गया है, लेकिन उसने जमा हो रहे लेटर में से एक भी चेक नहीं किया है। जब से ये खबर फैली है कि आज जो राजधानी में दुल्हन ढूंढ रहे हैं, ऊंचे पद वाले परिवार हमें लेटर्स भेज रहे हैं। वे भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां अगली आर्च डचेस बने। बेशक ये सभी अच्छे परिवारों से हैं। कितनी शर्म की बात है, वह उस लड़की पर इतना क्यों फिदा है? पेरल मन में रोते हुए सोचता है कि उसे अंदाजा है कि जब मैंने कहा कि ये वांटेड पोस्टर है और वो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की बॉस भी है। योर हाइनेस, क्या आप सच में उस लेडी से शादी करना चाहते हैं? क्या इस बारे में आपको यकीन है? अगर आप इसी तरह से बकवास करने वाले हैं तो क्यों ना आप जाकर बेड पर थोड़ी देर के लिए सो जाएं। ये बात सुनकर तो पेरल उसे घूरता है। योर हाइनेस, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? आपने तुरंत क्यों नहीं पकड़ा जब वह ग्रैंड डची से भाग रही थी? लियोनल एक जेंटल या फिर कहूँ कि एक खूबसूरत स्माइल के साथ कहता है, वह पीछे से भी बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे पकड़ने के लिए मिसमराइज्ड हो गया था। मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। पेरल तो उसकी बातें सुनकर कहता है, क्या? लेकिन आपने उसे जाने कैसे दिया? और अगर आपको वह फिर से कभी नहीं मिलती तो? वो तो हम भाग्यशाली थे कि उसका वांटेड पोस्टर हमें मिल गया, और शाही स्थान पर जाने के बावजूद आपने महामहिम को इसके बारे में क्यों नहीं बताया कि आप भी उसे ढूंढ रहे हैं? हिज मैजेस्टी भी उसे ढूंढ रहे हैं। लियोनल बोलता है, आज आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए पेरल। मैं हमेशा से ही इतना बातूनी हूँ, योर हाइनेस। लियोनल एक आर्टिफैक्ट निकालता है जिसे देखकर पेरल तो शॉक हो जाता है और सदमे में जाते हुए कहता है, योर हाइनेस, अब प्लीज़ आप मुझे ये मत बताइएगा कि आप इस पूरे समय में कांचा का उपयोग कर रहे थे। कृपया कहें कि ऐसा नहीं है। पेरल कपकपाते सोचता है, ये आपने ग्रैंड डची के बजट से खरीदा है। पेरल बताता है, इस आर्टिफैक्ट का नाम कांचा है। एक बार उपयोग की जाने वाली कलाकृति को लक्ष्य के शरीर से उनके स्थान को ट्रैक करने के लिए कुछ जलाती है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, ये बहुत ही दुर्लभ है और बेहद महंगा है। लियोनल मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आपको वास्तव में ऐसा लगा था कि मैं उसे बिना किसी योजना के जाने दूंगा? जब मैंने कल इसकी जांच की थी तो वह पहले ही राजधानी पहुंच चुकी थी और वैली गांव भी पहुंच चुकी थी। गाइज, आई एम सॉरी, बैकग्राउंड में डॉगी की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसे इग्नोर करना। चलो देखते हैं कि वह अब कहाँ है।
पेरल पूछता है आपको इसके बाल कब मिले। हम देखते हैं गाइस वैसे ये लाइटर जैसा है ना आर्टिफैक्ट। खैर बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं लियोनल जैसे अटलांटिक के बाल उस लाइटर के अंदर डालता है वैसे ही एक अजीब सी रोशनी ऊपर की तरफ जाती है। हम देखते हैं उसके अंदर से कुछ लेटर्स बाहर आते हैं जिसमें हमें अटलांटिक की प्रेजेंट लोकेशन बताई जाती है। 52 वे रोडवुड पेड़ के नीचे बेली जंगल के केंद्र में। तो वे वास्तव में डार्कलैंड की ओर जा रही है। लियोनल खड़ा होते हुए बोलता है हमें तुरंत ही निकलना होगा। पेरल शॉक होते हुए बोलता है अभी इसी टाइम। लियोनल गुस्से में कहता है पेरल मेरा धैर्य खोने से पहले सारी जरूरत की चीजों को तैयार कर लो। पेरल किसी रोते पपी की तरह पूछता है हाँ योर ग्रेस लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं। और मन में सोचता है और क्या आप पहले से ही गुस्से में नहीं हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारी अटलांटे को जो ब्लैक लैंड्स में होती है या फिर कहूँ कि डार्क लैंड में छुप रही होती है। सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे अटलांटे पूछती है कि अप्रेंटिस। गार्ड आंखों में चमक भरते हुए बोलता है पहले वे भेड़िया एक आदमखोर भेड़िया था जिसने गांव में बहुत उथल मचा रखा था। उसने बहुत से लोगों को भी खा लिया था। वह इतना तेज था और इतना खतरनाक था कि हमने शाही परिवार से हथियार भी मंगवाए। मैं उसे अकेले तलवार से नहीं पकड़ सका लेकिन तुम। अटलांटे उसकी बात काटते हुए कहती है सीधे मुद्दे पर आओ। गार्ड कहता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक नज़र में ही बता सकता हूँ कि तुम कितनी ताकतवर हो। प्लीज़ मुझे एक दिन के लिए ही सही लेकिन थोड़ा बहुत तलवार चलाना सिखा दो। अटलांटे उसकी बात सुन के कुछ देर तक तो चुप रहती है और फिर बाद में सीधी कोल्ड तरह से मना कर देती है। बेचारा गार्ड ये सुन के तो रोते हुए कपकपाते हुए पूछता है आखिर क्यों तुम मुझे अपना अप्रेंटिस नहीं बना सकती। अटलांटे तो हमारी पूरे एटीट्यूड में कहती है क्योंकि मैं बिजी पर्सन हूँ और ये मेरे समय की बर्बादी है इसलिए यहाँ से जाओ। उसकी ऐसी बातें सुन के गार्ड चिल्लाते हुए कहता है मैं गार्ड्स का एक मेंबर हूँ लेकिन मैं फिर भी तलवार नहीं संभाल सकता। अटलांटिस उसकी तरफ मुँह करते हुए कहती है ये तो साफ है तुम गार्ड कैसे बन गए आखिरकार। गार्ड सैडनेस में जाते हुए कहता है क्योंकि मेरे पापा वैली गैरिसन के एक कैप्टन हैं। अटलांटिस आदमी के बारे में सोचते हुए कहती है कैप्टन। जिस आदमी को मैंने पहले देखा था उसे दूसरे गार्ड कैप्टन कह रहे थे। मेरे फादर की रेपुटेशन की वजह से मैं किसी तरह से गार्ड बन गया लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझ में तलवारबाजी का कोई भी टैलेंट नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर अटलांटे कहती है हाँ मैं ये देख सकती हूँ तो तुम ये क्यों नहीं छोड़ देते। मैं ये नहीं छोड़ सकता। गार्ड उसके पैर पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हारा जितना अच्छे बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना सीखना चाहता हूँ कि मैं बस थोड़ी सी भी तलवार चला सकूँ। मैं मना करती हूँ और तुम मुझे जाने दो। गार्ड कहता है मैं तुम्हें सिर्फ जब ही जाने दूंगा जब तुम मुझे अपना अप्रेंटिस बना लोगी। प्लीज मान जाओ। उसकी ऐसी हरकतें देख के अटलांटे को तो गुस्सा आ रहा होता है। अटलांटे हार मानते कहती है अच्छा ठीक है फाइन तुम कल मुझसे सुबह मिलना। तुम झूठ बोल रही हो है ना। आखिर में तो तुम इतने भोले भी नहीं हो। तुम्हारा नाम क्या है। रुको क्या इसका मतलब यह है कि तुम ये करोगी। तुम मुझे अपना अप्रेंटिस बना रही हो। ठीक है मेरा नाम आचरा फ्लेसेंस है। मैं 22 साल का हूँ। अटलांटे सोचती है कि अब बस ये भी 22 साल का ही है और उससे कहती है खुद को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। वह करो जो तुम असल में करना चाहते हो। गार्ड ऊपर सिर करते हुए देखता है और बोलता है क्या। अटलांटे बोलती है सच कहो तुम्हें अच्छी तलवारबाजी की कोई भी परवाह नहीं है ना। तुम एक अच्छी परिवार से लगते हो। ऐसा तुम कुछ क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगता और जिससे तुम्हें नफरत हो। अपने पिता की मंजूरी पाने के लिए तुम और कुछ भी कर सकते हो। इसके कई तरीके हो सकते हैं। अटलांटे अपने मन में सोचती है सच कहूँ तो मैं समझ सकती हूँ। मैं भी ऐसे ही सोचती थी अगर मेरे पास थोड़े और पैसे होते तो। और पास्ट के बारे में सोचती है अगर मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ा ना होता तो मैं शायद इससे भी बेहतर ज़िंदगी जी रही होती। क्योंकि गार्ड कहता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको करनी ही पड़ती हैं भले ही आप ना करना चाहें और मेरे लिए वो तलवार चलाना है। अटलांटिस सोचती है कुछ ऐसा जो करना ही पड़ता है। हाँ और स्माइल करते हुए कहती है ये कोई बुरा जवाब नहीं है। मैं रात के लिए इस जंगल में सबसे बड़े रेडवुड पेड़ के पास रुकूंगी। गार्ड शौक होते हुए बोलता है क्या। अटलांटिस जारी रखते हुए कहती है जब सूरज उस पेड़ पर पड़ेगा अगर तुम अब भी मुझसे सीखना चाहते हो तो आओ और मुझे ढूंढो। गार्ड खुशी से चमकते हुए बोलता है रुको सच में तुम्हारा मतलब यही है ना। अगर तुम नहीं आना चाहते तो मत आओ। गार्ड एक्साइटेड होते हुए पूछता है ओह वैसे बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है। अटलांटे पहले तो कुछ देर सोचती है फिर कहती है जॉन। तुम झूठ बोल रही हो है ना।
सीन शिफ्ट होता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एटलांटे लेटी होती है एक पेड़ के नीचे। हम देखते हैं एटलांटे काफ़ी परेशान हो रही होती है सोते वक्त। शायद उसे काफ़ी बुरे सपने आ रहे होते हैं। किसी के चलते हुए हमें पैर दिखाए जाते हैं। आवाज से एटलांटे अपने धीरे से आंखें खोलती है और सामने देखती है कि वही गार्ड होता है रात वाला। गार्ड पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एटलांटे तो पहले उसे थोड़ी देर तक घूरती है और फिर पूछती है, तुम कौन हो? लेकिन गार्ड बैठते हुए पूछता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि तुमने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। एटलांटे बैठते हुए बोलती है, तुम अपने काम से मतलब रखो। और मन में सोचती है, वैसे भी आज ड्यूक के बारे में सपने देखने के बाद मैं पहले ही थक चुकी हूँ। तो तुम तलवार चलाने सीखने आए हो? तुम सच में आए थे? गार्ड खुश होते हुए कहता है, यस यस एब्सोल्युटली। एटलांटे उससे कहती है, चलो फिर से जल्दी से शुरू करते हैं। गार्ड कहता है, लेकिन उससे पहले क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? एटलांटे कंफ्यूज होती बोलती है, क्या मुझे भूख नहीं लगी है? गार्ड खाना निकालते हुए बोलता है, टडा, ये सब मैं आपके लिए लाया हूँ। एटलांटे उस खाने को देख के बहुत खुश होती है और पूछती है, वाओ वाओ, ये तो बहुत डिलीशियस है, और इसकी स्मेल, आखिर ये क्या है? गार्ड स्माइल करते हुए बोलता है, ये कुछ खास नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपके लिए थोड़ा सा लंच प्रिपेयर करा है। ये मीट, चीज़ और ताज़ी सब्जियों से भरा कलजोन है। साथ में पालक का फ्रिटाटा भी है। एटलांटे बोलती है, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी खाने की इतनी परवाह करने वाली हूँ। मैं तुमसे सीखने के लिए बहुत उत्साहित था, इसलिए मैं जल्दी उठ गया। तो मैंने सोचा कि मैं हमारे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाऊं, और मैंने सोचा कि तुम मेरी ये स्किल्स भी देख लो। एटलांटे कंफ्यूज लुक बनाते हुए कहती है, क्या तुम्हारी स्किल्स? इसका मतलब तुमने ये सब खुद बनाया है? वैसे पुरुषों का खाना बनाना ये बहुत कम ही होता है, चाहे वो नोबल हो या कॉमनर, जब तक कि ये कोई फैमिली बिजनेस ना हो। गार्ड खुश होते हुए बोलता है, सच कहूँ तो ये मेरी एक हॉबी है। एटलांटे एक बाइट लेती है और शौक होते मन में सोचती है, इट्स यमी। गार्ड उसे इस तरह से देख के पूछता है, क्या ये टेस्टी नहीं है? एटलांटे बोलती है, आचरफ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ये एक्सट्रीमली टेस्टी है, खासकर कि ये फिटाटा, ये अब तक का सबसे अच्छा है जो मैंने खाया है। गार्ड अब से मैं इसे आचरफ ही कहूँगी। आचरफ उसकी बातें सुन के शौक हो जाता है। एटलांटे जारी रखते हुए कहती है, तुम तलवारबाजी के बजाय खाना बनाना क्यों नहीं सीखते? आचरफ पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? एटलांटे बोलती है, मेरा क्या मतलब है? मैं कहना चाहती हूँ कि तुम शेफ क्यों नहीं बन जाते? आचरफ सोचता है, मैं पहली इंसान है जो मुझ पे हंसी नहीं और असल में मुझे खाना बनाने सीखने के लिए हिम्मत दी। मेरे फादर, जिनकी सब इज्जत करते हैं। आचरफ पास्ट के बारे में सोचता है जब उसके फादर कहते हैं, आचरफ, तुम लेसेंस फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो, क्या ये अच्छा लगता है कि तुम किचन में इधर उधर इंग्रेडिएंट्स ढूंढो? तुम्हें शर्म नहीं आती? और कुछ लोग हंसते हुए बोलते हैं, उफ उफ, आपने इसे बनाया है? ये कुछ ऐसा है कि आपको सिर्फ मेड से कहना था, आप एक आदमी हैं, कोई नौकर नहीं। और जिन दोस्तों के साथ में बड़ा हुआ वे केवल मेरे बनाए खाने पर हंसते थे, फिर भी चाहे वे कितना भी हंसते, मैं रसोई में खाना बनाना बंद नहीं कर सकता था। भले ही मैं अपनी तलवारबाजी की अभ्यास करने में गड़बड़ कर देता था। एक कारण और है जिसकी वजह से मैं ये छोड़ नहीं सकता। हम देखते हैं एक लेडी कहती है पीछे मुड़ते हुए, आप फिर से वापस आ गए मेरे मास्टर। अगर आपके पिता को पता चला कि आप वापस आ गए हैं तो आप काफ़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आचरफ उसकी मदद करते हुए पूछता है, जैनी, क्या आपको भी लगता है कि मेरा खाना बनाना एक मूर्खतापूर्ण काम है? जैनी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि यह बहुत ही अच्छा है। एटलांटे आचरफ से पूछते हैं, तो आपके पिता ने कहा कि वह आपकी जैनी से शादी करने पर विचार करेंगे अगर आपने गार्ड में अपने लिए नाम कमा लिया तो। वह जानते हैं कि मैं तलवार से कुछ नहीं कर सकता, वह बस ये नहीं चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं, इसलिए मैं इसके बजाय एटलांटे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी ये बातें सुनकर एटलांटे के तो मुंह से खाना निकल जाता है और खांसने लगती है। आचरफ पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एटलांटे शांत होते हुए उससे पूछती है, तो तुम यहाँ एटलांटे को पकड़ने आए हो बेली फॉरेस्ट के अंदर? आचरफ क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है, हाँ हाँ, क्योंकि यही एक रास्ता है डार्क लैंड्स तक पहुँचने का, पहले बेली फॉरेस्ट को पार करना होगा। एटलांटे पूछते, तो आपको लगता है कि एटलांटे डार्क लैंड्स की ओर जा रही है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आचरफ खुशी से छलते हुए बोलता है, क्योंकि इसके बारे में सोचूं तो जो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की बॉस है वो डार्क लैंड से एकदम मेल खाती है। इसकी ऐसी बातें सुनकर एटलांटे तो पीछे शौक हो रही होती है और मन में सोचती है, क्या वो अपने सारे सेंसेस खो चुका है? वो क्या इतना बड़ा मूर्ख है? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिन बाद पेड़ पे कोई अटैक कर रहा होता है। हम देखते हैं ये आचरफ होता है। आचरफ हाफते हुए कहता है, उफ, ये तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। एटलांटे उसकी ये हरकतें देखकर गुस्से में कपकपाते हुए बोलती है, अभी तक तो तुमने कुछ भी नहीं किया, आखिर तुम इस तरह से कैसे थक सकते हो?
भले ही तुम्हारे पास इसके लिए कोई टैलेंट ना हो, पर क्या तुम्हारे पिता ने इससे पहले तुम्हें बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं किया? तुम्हारी सहन शक्ति तो बहुत ही बुरी है। हाँ, मेरे पिता ने मुझे बहुत जल्दी छोड़ दिया और मैं किसी को चोट पहुंचाने से बहुत ज़्यादा डरता था। अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो आप दूर तक नहीं जा पाएंगे। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप अपनी तलवार से किसी की रक्षा करेंगे। एटलांटे बोलती हैं, आप अपनी तलवार को घुमाने में कुछ ताकत लगाएं, अन्यथा सबसे अच्छा आप उन्हें अपने ब्लेड से खरोचें। अचरफ बोलता है, मुझे आश्चर्य है कि वह खाना बनाते समय उस सामग्री को काट भी सकता है। एटलांटे उसकी बातें सुन के सोचती है, वेट अ सेकंड, कुकिंग? अरे हाँ। एटलांटे आचरफ से कहती है, तुम इमेजिन करो खाना बनाने के बारे में। आचरफ शौक होते बोलता है, क्या खाना बनाने के बारे में? एटलांटे उस पर चिल्लाते हुए कहती है, हाँ, आप मूल रूप से बिल्कुल गलत हैं और आपकी सहन शक्ति ना के बराबर है, लेकिन कम से कम आप खाना बनाते समय चाकू का उपयोग कर सकते हैं। बस इमेजिन करो कि जब आप अपनी तलवार को घुमाते हो तो आप सब्जियां काट रहे हैं। आशरफ कहता है, ये थोड़ा सा कठोर है। एटलांटा बोलती है, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो आज मेरे साथ प्रशिक्षण करने के बाद भी आप वास्तव युद्ध के मैदान में अभी भी कुछ ही मिनट में मर सकते हैं। आशरफ ये सारी बातें सुन के कुछ भी नहीं कह पाता। एटलांटे जारी रखते हुए कहती है, लेकिन आपका लक्ष्य शूरवीर बनना है और उस महिला से शादी करना है जिससे आप प्यार करते हैं। आप प्रसिद्धि कमाना नहीं चाहते और शूरवीरों के परीक्षा के दौरान भले ही आप असली तलवार का उपयोग करें, आप वास्तव में किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहेंगे। आचरफ तलवार को कस के पकड़ता है और कहता है, हाँ, मैं वास्तव में किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। और इसी के साथ वह एक पेड़ पे बहुत तेजी से स्लैश मारता है और कहता है, मास्टर देखिए, मैंने ही कर दिया। एटलांटे साइड में देखती है काफ़ी तेजी से और कहती है, तुम नीचे झुको बेवकूफ़। हम देखते हैं एटलांटे ने आचरफ को बचा लिया होता है और एक एरो सीधे उड़ते हुए पेड़ में घुसता है। ज़रा रुको, इस एरो पे इस फैदर को देखो। आचरफ कहता है, फादर? एटलांटे साइड में देखते हुए कहती है, अगर ये इसके फादर हैं तो? हम देखते हैं साइड में काफ़ी सारे गार्ड्स होते हैं, उनमें से एक जो आचरफ का फादर भी होता है और कैप्टन भी होता है। वो कहता है, तुमने काफ़ी अच्छा करा आचरफ, और मैं आश्चर्य में था कि आप इतनी सुबह कहाँ चले गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने कुछ सही किया है। भले ही एक बार के लिए आपने एक सच्चे लाइसेंस की तरह काम किया है। आचरफ कहता है, पिता आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं उसके फादर कहते हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप अटलांटे को पकड़ लेंगे। उसके फादर फिर से कहते हैं, जैसे ही मैं इसके बारे में महाराज को सूचना करूंगा, आपको बिना किसी और जांच के उप कप्तान का पद मिल जाएगा। आशरफ पीछे मुड़ते हुए कहता है, अटलांटे, और देखता है लाल बाल और बैंगनी आंखें। कैप्टन आगे बढ़ते हुए कहता है, हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना? आपका भेष काफ़ी डिस्कस था, अटलांटे द हेड ऑफ आर्गो। एटलांटे बोलती है, आपको ये कैसे पता चला? आपने अपने अनाड़ी बेटे के अंतर्ज्ञान पर तो भरोसा नहीं किया होगा। और मन में सोचती थी, धिक्कार है, और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। पूरा वैली फॉरेस्ट गार्ड से भरा हुआ है, मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया? कैप्टन कहते हैं, मैं उत्सुक था कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, इसलिए मैंने किसी को उसका पीछे करने के लिए कहा। और ये पहले से ही सस्पिशियस था कि एक छोटी लड़की अपना चेहरा छुपा रही है। एटलांटे स्माइल करते हुए कहती है, मुझे हॉस्टेज लेना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एटलांटे आचरफ को अपने आगे ले आती है और उसके गले पे तलवार रख देती है। कैप्टन बंदूक टांगते हुए कहता है, डैम इट आचरफ, और गुस्से में कहता है, तुम बेकार चुड़ैल। आचरफ तो काफ़ी डरा हुआ होता है, पर एटलांटे मुस्कुराते हुए कहती है, जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक कैप्टन को ऐसी बातें कहनी चाहिए जिसने सिर्फ एक लड़की को पकड़ने के लिए अपनी पूरी यूनिट लगा दी हो। तो आपको क्या लगता है, आप अपने बेटे को बचाओगे या मुझे जाने दोगे? हमें गोली चलने की आवाज़ आती है, बैंग। हम देखते हैं एटलांटे के पैर में किसी ने गोलियां मार दी होती है। एटलांटे गिरते हुए कहती है, शिट। आचरफ डरते हुए चिल्लाते कहता है, टीचर। हम देखते हैं ये गोली कैप्टन ने नहीं बल्कि किसी और गार्ड ने चलाई होती है। एटलांटे मन में सोचती है, मैंने कैप्टन पे इतना फोकस कर रखा था कि मैं अपनी पीठ पर ध्यान रखना भूल गई। आचरफ परेशान होते हुए बोलता है, फादर, गोली मत चलाना, वे वैसी विलन नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। कैप्टन गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया आचरफ, मैं कहता हूँ तुम अभी इधर आओ। लेकिन मैं। कैप्टन गुस्से में चिल्लाते हैं, आचरफ। एटलांटे उसके गले पे तलवार रखते हुए बोलती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती? तुम एक नोबल हो, ये रीज़न काफ़ी है मेरे लिए तुम्हें मारने के लिए। तो अगर तुम वो एहसास फरामोश बच्चा बनना चाहते हो जो अपने पिता के ही सामने मर जाए, तो बस तुम रुको और वेट करो।
मुझे सिर्फ बंदूक की गोली की घाव की ही चिंता नहीं करनी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे साथ बिताए थोड़े समय में ही मैं उससे जुड़ गई हूँ और अब मुझे लगता है कि मुझे अब इस बदमाश का भी ध्यान रखना होगा। कैप्टन बंदूक तानता है गोली चलाने के लिए। आचरफ कहता है नो। अटलांटा उदास होते हुए सोचती है, नहीं रुको, यह नामुमकिन नरम दिल वाला पंख, क्या मैं सच में ऐसे ही बाहर निकल जा रही हूँ? अटलांटा अपने फादर को याद करते हुए सोचती है, मैं ठीक ठाक अच्छी लड़की नहीं बन पाई, लेकिन आप मुझे छोड़ देंगे क्योंकि मैं थोड़ी सी बुरी हूँ, है ना फादर? हम देखते हैं गोली चल जाती है। अटलांटा अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलते हुए बोलती है, इससे दर्द क्यों नहीं हो रहा? कोई कहता है, योर हाइनेस द ग्रैंड ड्यूक। अटलांटा ऊपर देखती है और सोचती है, क्या योर हाइनेस द ग्रैंड ड्यूक? हम देखते हैं लियोनल वियांग को, जो हीरो की एंट्री लेते हुए अटलांटा को बचा लेता है। अटलांटा आंखें बंद करते कहती है, आखिर कितना चमक रहा है। लियोनल वियांग। अपना नाम सुनकर लियोनल वियांग पीछे मुड़ता है स्माइल के साथ और चमकते हुए बोलता है, तुम्हें मेरा नाम याद था? अटलांटे तो उसे देख के शॉक हो जाती है, आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है? पर लियोनल नीचे बैठते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत याद करा अटलांटे। गाइस, ये सीन कितना प्यारा है ना। हम देखते हैं लियोनल अपना हाथ देता है अटलांटे को उठने में मदद करने के लिए। अटलांटा मन में सोचती है, जब आसमान उससे कहा था, मैंने ज़रूरत से भी ज़्यादा मानव क्रिस्टल का इस्तेमाल करा है। जब तक उनका दिल धड़कता रहेगा वह आपको प्यार करते रहेंगे। अटलांटा ये सोच के परेशान होते हुए बोलती है, वह सीरियसली? और चिल्लाते हुए मन में कहती है, अस्मा। हम गार्ड्स को देखते हैं जो डरते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, योर हाइनेस ग्रैंड ड्यूक वियांग। कैप्टन मन में सोचता है, आखिर योर हाइनेस ग्रैंड ड्यूक यहाँ क्या कर रहा है? सारे गार्ड्स सोचते हैं, रुको, हमने सुना था कि आर्चड्यूक अपनी आर्चडचीज को खोजने राजधानी में आए थे, लेकिन ये नहीं हो सकता। कैप्टन बो करते हुए कहता है, ग्रीटिंग्स द गार्डियन ऑफ द नॉर्थ। मैं आर लॉर्ड ग्लेसियंस हूँ, पश्चिमी तीसरे जिले में बेली गैरिसन का कैप्टन। लियोनल कहता है, लॉर्ड लेसियंस? हाँ। कैप्टन कहता है, हाँ योर हाइनेस, कृपया कहिए। लियोनल गुस्से में कहता है, कि आप इस घाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? कैप्टन कहता है, मुझे नहीं पता आप किस घाव का जिक्र कर रहे हैं। हम देखते हैं कि लियोनल के कंधे पे भी एक गोली लगी होती है। कैप्टन घबराते हुए अपना गला पकड़ कर सोचता है, ये घाव मेरी पहले की गोली। ओ नो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने आर्चड्यूक वियांग को घायल कर दिया है। क्या मुझे शहर के फ्रंट गेट पर मार दिया जाएगा? तभी आचरफ झुकते हुए कहता है, ये मैंने किया है। कैप्टन चिल्ला के कहता है, आचरफ का कपाते हुए बोलता है, देखिए मुझे बंदूक चलाना बहुत अच्छी तरह से नहीं आता, तो मैंने आपको घायल कर दिया योर हाइनेस, कृपया मुझे माफ़ करें। लियोनल हंसते हुए कहता है, क्या घायल कर दिया, वो भी मुझे? हाँ योर हाइनेस, आपके कंधे पर। लियोनल कहता है, मैं इस घाव के बारे में बात नहीं कर रहा था। एक पतली बाह पर और एक नाजुक पैर पर, जांग पर कोई नहीं। कैप्टन और अटलांटा मन में सोचते हैं, आखिर वो किसे पतली और नाजुक कह रहे हैं? ये सुन के आचरफ अटलांटा की तरफ देखता है। अटलांटा भी उसे देखती है। हम देखते हैं कि एक उसके नाजुक हाथ पर और एक उसकी जांघ पर। ये अटलांटा उठती है जिसके बारे में लियोनल बोल रहा होता है। अटलांटा शौक होते हुए कहती है, क्या? रुको, मैं नहीं, ये नहीं है। लियोनल तो अटलांटा की बात सुनना ही नहीं चाह रहा होता और कहता है, ये ठीक है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुरंत ही इसका इलाज करवाना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट के लिए ढील नहीं देनी चाहिए। और चिल्लाते हुए कहता है, पैरल भागता हुआ आता है और कहता है, यस योर हाइनेस, आप अचानक क्यों गायब हो गए? कि आप मुझे हार्ट अटैक देने की कोशिश कर रहे हैं? पैरल अटलांटा को इस हालत में देखते हुए घबराते हुए पूछता है, आखिरकार उस लेडी को क्या हुआ है? अटलांटा तो इन सबको देख के अनोई हो रही होती है। लियोनल कहता है, उसकी बाँह और जांघ पर चोट लगी है, पैर का घाव इतना गहरा है कि टाँके लगाने की ज़रूरत है। पैरल कहता है, मिस, मुझे आपको उठाने के लिए इजाज़त दें। अटलांटा खड़ी होकर सोचती है, मैं बहुत ही परेशान थी और घबरा भी गई थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये घाव बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। लियोनल कहता है, नहीं रुको, मुझे आपका विचार पसंद नहीं आया, मुझे पता था कि तुम अटलांटा को छूने की कोशिश करोगे। अटलांटा उसका सीरियस फेस देखते हुए सोचती है, ग्रैंड ड्यूक इस बात की भी केयर कर रहा है, ये ज़रूर उस लव एलेक्सर की वजह से हो रहा होगा। हम देखते हैं नीचे छोटी सी अस्मा कहती है, मैंने आपको बताया था कि अमृत का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होगा। लियोनल झुकता है और उसके हेयर पर किस करते हुए बोलता है, हम गाड़ी से ज़्यादा दूर नहीं हैं, इसलिए तब तक आप कृपया धैर्य रखें। अटलांटा तो उसकी हरकतें देखकर शौक होती है। लियोनल उसे देखता है। अटलांटा शर्माते हुए कहती है, व्हाट आर यू डूइंग? और मन में सोचती है, मैं इसे अभी मारना चाहती हूँ।
सीन शिफ्ट होता है, हमें नीला सा आसमान दिखा जाता है। अटलांटे कुछ देख रही होती है। हम देखते हैं पैरल अटलांटे को अपने पीठ पर ले जा रहा होता है और बोलता है, माफ कीजिए, मैं ये सुनने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि आपको क्या कहना है, लेकिन आपका घाव जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा गहरा है, इसलिए बाद में बात करेंगे। हम देखते हैं अटलांटे उसे घूर रही होती है। पैरल मन में सोचता है, मैंने अपने जीवन में किसी भी अपराधी संगठन की महिला को अपने पीठ पर नहीं उठाया। अटलांटे उसे देखती है और कुछ सोचती है, ये कैसे हो गया, और गुस्से में कहती है, ठीक है, अब ये समय है जब वह कमजोर लग रहा है, इसलिए मैं उसे बेहोश कर दूंगी और भाग जाऊंगी। अटलांटे पैरल से कहती है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे अभी छोड़ो और जाने दो। पैरल उसकी बातें सुन के कुछ देर के लिए रुकता है और फिर हंसते हुए कहता है, मैं कमजोर दिख सकता हूँ, लेकिन मैं नीचे गिरे बिना 1 या 2 हिट झेल सकता हूँ। और मन में सोचता है, और मैं माँ महिम द्वारा मारा नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले आपको इलाज करवाना होगा, और बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये पक्का करने का ऑर्डर मिला था कि आपका इलाज हो, आपकी सुरक्षा करने के लिए नहीं। अटलांटे बोलती है, तो अगर मैं भाग जाऊं तो क्या आप मुझे जाने देंगे? मैं सिर्फ इंसान हूँ, आप जानती हैं, मैं बस ये चाहता हूँ कि हिज हाइनेस को उनके लायक कोई महिला मिले। पैरल अटलांटे को अंदर बिठाते हुए बोलता है, अगर आप अपना लक्ष्य पाना चाहती हैं तो आपको जल्द से जल्द इलाज करवाना होगा, बिना किसी डिले के, और द यांग फैमिली एनेक्स वेस्ट में है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज़ बस उसके साथ जाइए। अटलांटे कैरेज में बैठते हुए सोचती है, कोई डर नहीं है, अगर मैं सच में भाग गई तो क्या होगा। अटलांटे अपने घाव पे हाथ रखते हुए सोचती है, मैं बस जल्दी से ट्रीटमेंट करवाऊंगी और फिर यहाँ से भाग जाऊंगी ग्रैंड ड्यूक के आने से पहले। और ये कहते ही अटलांटे की धीरे धीरे आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद अटलांटे अपनी आंखें खोलती है और फ्लिंच होते हुए सोचती है, हाँ, ओहो, क्या मैं सो गई थी? लगता है कि उपचार ने दर्द कम कर दिया है। रुको, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। लियोनल उसे जगते हुए देखकर पूछता है, क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? अटलांटे उसे यहाँ देखकर एकदम से चीख मारती है। अटलांटे बड़बड़ाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्यों हो? लियोनल स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे पता है कि मैं दखल दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे घाव काफी गंभीर थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास रहा। तुम्हें दोबारा देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने हर सिंगल डे तुम्हें बहुत याद करा और तुम्हारे बारे में ही सोचा। जैसे कि मैंने तुमसे बोला था, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। अटलांटा उससे देखते हुए मन में सोचती है, डैम इट, वो इतना हैंडसम क्यों है? और बोलती है, तुमने क्या शराब पी रखी है? अटलांटा मन में सोचती है, अगर मैं उसे बताऊं कि ये सब लव एलेक्सर के कारण है तो क्या वह मुझे मार डालेगा? और ये सोचते ही वो अपनी सोचों को झटकने लगती है। मैं उसे ये सब नहीं बता सकती। लियोनल उसे देख के कंफ्यूज होते हुए बोलता है, प्लीज तुम जारी रखो। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद बोलता है, मैं आपके बारे में बहुत सी चीज़ें जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैं जानने को उत्सुक हूँ कि आपको क्या पसंद है, आपके मन में कौन से विचार आते रहते हैं। लियोनल शर्माते हुए कहता है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह के आदमी को पसंद करती हैं। अटलांटे कंफ्यूज होकर कहती है, आखिर ये एम्बेरेस्ड क्यों हो रहा है, अब इसे क्या हुआ? अटलांटे उसे देखते सोचती है, मुझे नहीं पता कि उसे मेरा लोकेशन कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन वह मुझे खोजने के लिए पश्चिम तक आया है। क्योंकि अब मैं घायल हूँ तो बस मुझे दिखावा करना होगा कि मैं बीमार हूँ, और जब तक मुझे भागने का मौका नहीं मिलता मैं शांत रहूँगी। मुझे अच्छे हथियार और स्वादिष्ट खाना पसंद है, खासकर रुआओ जो ट्रेडिशनल है फैली किंगडम की। अटलांटे की बातें सुन के पहले तो कुछ देर लियोनल ब्लैंक हो जाता है, पर अटलांटे जारी रखते हुए कहती है, वैसे तो मैं आमतौर पर कुछ ऐसा सोचती रहती हूँ कि मैं जोखिम को कम करते हुए खलनायिका की भूमिका कैसे निभा सकती हूँ। सच कहूँ तो जिन दिनों मेरे पास काम नहीं होता मैं ज़्यादा नहीं सोचती। लियोनल एक्साइटेड होते हुए कहता है, ज़रा रुको, मुझे लिखने के लिए कुछ लाना चाहिए। जैसे ही लियोनल ये कह के खड़ा होता है, अटलांटे उसे आराम से पकड़ लेती है और कहती है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फिर से बता सकती हूँ। ये करते अटलांटे बहुत ही प्यारी लग रही होती है, और मुझे जिस तरह के आदमी पसंद हैं वे हैं। लियोनल तो उसे इस तरह से देखकर ब्लश कर रहा होता। एपिसोड स्टार्ट होता है। अटलांटे बोलती है, और रही बात कि मुझे किस तरह का आदमी पसंद है। लियोनल उसे देखता है। अटलांटे बोलती है, ये कुछ ऐसा है कि उसके बारे में मुझे पूरा यकीन नहीं है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा। लियोनल बोलता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपके मन में किसी के लिए भी कोई भावनाएं नहीं हैं?
अटलांटा मन में सोचती है, और अगर ऐसा कोई हो तो आप क्या करेंगे? हालांकि उसकी आंखें देखकर मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा है कि कोई नहीं है। अटलांटा बोलती है, ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं पसंद करती हूँ, लेकिन एक आदमी है जिसका मुझे ख्याल रखना है। हम देखते हैं वो यूफी होता है जो अटलांटे अटलांटे कर रहा होता है। अटलांटे मन में सोचती है, अरे नहीं, एक्चुअली में तो ये यूफी नहीं है, बल्कि ये आर्गो में हर किसी की जिम्मेदारी जैसा है। बेचारा हमारा लियोनल ये बातें सुनकर सैड होते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि वह आदमी कौन है, लेकिन मुझे उससे जलन हो रही है। मेरे पास आपके लिए कई सवाल थे, लेकिन अब जब मैं आपके सामने हूँ तो मेरा दिमाग खाली हो गया है। उसकी ऐसी बातें सुन के अटलांटे तो ब्लश करने लगती है और मन में सोचती है, मैंने हमेशा जीवित रहने के लिए सभी बुराइयों में से सबसे कम बुराइयां चुनी हैं। शायद ये एक मौका हो, सम्राट मुझे आज ड्यूक को मारने का ऑर्डर दे, क्योंकि उसकी ताकत और असर सम्राट के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आज ड्यूक को इस्तेमाल कर सकूं? मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं किसी दवा से बनी भावनाओं को बदलूं, लेकिन अटलांटा लियोनल से बोलती है, तो आप मुझे पसंद करते हैं योर हाइनेस? लियोनल बोलता है, इससे भी कहीं ज़्यादा मैं आपको पसंद करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अटलांटा बोलती है, दैन मैं एक विलन हूँ, अपना प्यार साबित करने के लिए क्या आप मेरी मदद करेंगे? जैसे कि आप जानते हैं सम्राट अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। लियोनल उसे देखता है। अटलांटा घबराते हुए बोलती है, आर्चड्यूक ने पूरे एम्पायर में वांटेड पोस्टर देखे होंगे और उन्होंने उन पर मेरा नाम देखा होगा। अटलांटा की बात सुनकर लियोनल बैठते हुए बोलता है, पश्चिम में आने से पहले मैं सम्राट केसर से मिलने गया था। अटलांटा शौक होते हुए बोलती है, क्या? और मन में सोचती है, तो वह मेरे साथ काफ़ी करीब है। मुझे नहीं पता कि लव पोशन से क्रिएट किया हुआ लव कितना स्ट्रांग होगा और कितना नहीं, लेकिन क्या आर्चड्यूक का इस तरह से यूज़ करना ठीक है? लियोनल देखता है कि अटलांटा काफ़ी परेशान होती है और कहता है, कृपया गलत ना समझें, मैं उनसे ये जानने के लिए मिला था कि आपकी खोज आगे बढ़ी है या नहीं। अटलांटा तो उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज होती है और बोलती है, मैं एक कुलीन नहीं हूँ, इसलिए मुझे निश्चित रूप से नहीं पता, लेकिन आप सम्राट के प्रति बहुत वफादार नहीं लगते। लियोनल ये सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, सख्ती से कहूँ तो मैं साम्राज्य का कोई सब्जेक्ट नहीं हूँ और मुझे कोई परवाह भी नहीं कि एम्परर मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं। उसकी ऐसी बातें सुनकर अटलांटा सोचती है, वाह, ये लगभग देशद्रोह जैसा था। और अगर हिस्टोरिकली देखें तो आर्चड्यूक्स ने हमेशा ही एम्परर को अपना लॉर्ड माना है। लियोनल क्रीपी तरह से हंसते हुए कहता है, देशद्रोह? और अटलांटा के बाल हाथों में लेते हुए कहता है, लेकिन ग्रैंड डची ने हमेशा ही एम्पायर के बॉर्डर की रक्षा की है, इसलिए उनकी लॉयल्टी बस मान ली गई थी। मुझे इसे ट्राई करने में खुशी होगी, लेकिन मेरे पास धोखा देने के लिए कोई लॉर्ड नहीं है। ये मेरा ऑनर होगा कि मैं आपको सर्व कर सकूं लॉर्ड के तौर पर। और ये कहकर लियोनल उसके बालों पे किस कर देता है। जेंडर चाहे जो भी हो, एक लॉर्ड का दर्जा नाइट से ऊंचा होता है। अटलांटा बोलती है, आप एक आर्चड्यूक हैं जो एक कॉमनर की अपने लॉर्ड के तौर पर सेवा करना चाहते हैं। लियोनल कहता है, एक कॉमनर होने के नाते आप एक ऑर्गेनाइजेशन की लीडर भी हैं। अब इतनी सीधी सादी मत बनो। अटलांटा सोचती ही पहली बार है जब किसी ने मेरी कामयाबी को माना है। लोग आमतौर पर उन लोगों को नहीं पहचानते जो बुरे काम करते हैं। मेरे पेट में ये क्या हलचल हो रही है? मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। हम अपनी बातों से भटक रहे हैं, मुझे सम्राट के बारे में और कुछ भी बताओ। लियोनल बोलता है, वो बदतमीज सम्राट अभी तक आपके ठिकाने का पता नहीं लगा पाया है। अटलांटा बोलते, लेकिन घाटी के गैरिसन के गार्ड को भी पता चला है। चिंता मत करो, मैंने इसका ध्यान रखा है। आज की घटना सम्राट के कानों तक नहीं पहुंचेंगी। गोली की आवाज को आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के प्रयास के रूप में सम्राट को बताया गया है। ये सारी बातें लियोनल तो बड़ी खुशी से बताता है, पर अटलांटा ये सब सुनकर बोलती है, आखिर तुमने ये सब कैसे मैनेज किया? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे इसे ऐसे ही जाने दें। लियोनल शाइन करते हुए बोलता है, आपको ये परेशान कर सकता है, पर फिर भी क्या आप अभी भी जानना चाहती हैं? लियोनल को ऐसे चमकते हुए देखकर अटलांटा तो कुछ सोच ही नहीं पाती और दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि मैं अनुमान लगा सकती हूँ। और उसे घूरते हुए कहती है, लेकिन क्या तुम इतनी क्यूट एक्टिंग बंद कर सकते हो? और मन में सोचती है, वह इतना प्यारा क्यों है? वैसे कहे मुझे तो ये क्यूट के बजाय हैंडसम ज़्यादा लग रहा है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किसे ज़्यादा ये क्यूट लगता है और किसे ज़्यादा ये हैंडसम। तो मैं अभी के लिए सेफ हूँ। हाँ, लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है। सम्राट मुझे ढूंढता रहेगा और अब वो जब ऐसा करेगा तो मेरे लोगों से खुद को सेफ रखने के लिए मुझे आर्चड्यूक को कितना कुछ बताना पड़ेगा। वह पहले से ही जानता है कि मैं एक हथियारी हूँ।
एटलांटे को यूं परेशान होता हुआ देख लियोनल बोलता है, मैं पहले से ही जानता हूँ कि सम्राट ने तुम्हें ऑर्डर दिया था मुझे मारने का। ये सुन के एटलांटे शॉक हो जाती है और पैनिक करते हुए खांसने लगती है। लियोनल कहता है, तुम मेरे साथ ईमानदार हो सकती हो। मैं जानता हूँ कि सम्राट ऐसा नहीं है जो इंसाफ की भावना से अचानक ही क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पड़ जाए, और ये और भी ज़्यादा था कि वो सिर्फ बॉस की तलाश में था। लियोनल हैंकी देते हुए बोलता है, टाइमिंग काफ़ी अच्छी थी। सम्राट ने तुम्हें मेरे कमरे में घुसते ही वांटेड पोस्टर जारी कर दिया। एटलांटे बोलती है, तुम्हें ये सब पता था और फिर भी तुम मुझे ढूंढते हुए आए। लियोनल बोलता है, तुमने केवल सम्राट के आदेश पर मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण ये है कि मैं जीवित हूँ और तुम भी। एटलांटे चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने अपनी इच्छा से उन आदेशों को स्वीकार किया। तुम अब भी कैसे कह सकते हो कि तुम मुझे प्यार करते हो? मुझे समझ नहीं आता। लियोनल कहता है, मुझे नहीं पता आखिर कब मैं, और हैंकी को टाइट पकड़ते हुए कहता है, एटलांटे के पास करीब जाते हुए, मुझे नहीं पता था कि मैं किसी के साथ इतने गहरे प्यार में पड़ सकता हूँ। तुमने मुझे मारने की कोशिश की और मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया, लेकिन एटलांटे जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो तब भी मुझे केवल तुम ही दिखाई देती हो। मुझे हर पल तुम्हारी बातें याद आती हैं और यह मुझे पागल कर रहा है। और क्या मायने रखता है? लियोनल ब्लश करते हुए कहता है, आप कह सकते हैं कि मैं सम्राट का भी आभारी हूँ कि उन्होंने आपको उस रात मेरे बेडरूम में भेजा। ये सुनकर एटलांटे ब्लश करने लगती है और कुछ भी कह नहीं पाती। ये कह के लियोनल उससे दूर हो जाता है। एटलांटे उसे देखकर पुरानी चीजें सोचती हैं, जब उसने उसे किस करा था और जब लियोनल ने उसे देखकर स्माइल करा था। लियोनल कहता है, आप सच में सच्चा प्यार नहीं करती? हम लियोनल को देखते हैं जो काफी स्माइल कर रहा होता है एटलांटे को देखते हुए। एटलांटे मन में सोचती है, ये सिर्फ एलेक्सर का सर है और कुछ नहीं। लियोनल एटलांटे के हाथ पे हाथ रखते हुए बोलता है, मुझे पता है कि आप क्या चाहती हैं। आप अपने और अपने संगठन की सुरक्षा चाहती हैं, है ना? एटलांटे सोचती है, भले ही मैं आर्चड्यूक का इस्तेमाल करने का फैसला करूं, क्या ये सच में काम करेगा? ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन है, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। सम्राट ग्रैंड डची के कई राज जानते हैं। उसने मुझे जो रास्ते बताए थे उससे भी ज्यादा और कई सीक्रेट रास्ते होंगे। आर्चड्यूक को सपोर्ट करने के बाद भी ढील नहीं दे सकती। लियोनल घुटने पर बैठते हुए एटलांटे का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, एटलांटे। पर हमारी एटलांटे तो शौक होते हुए बोलती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? लियोनल उसका हाथ टाइट से पकड़ते हुए बोलता है, मैं आगे की सुरक्षा पक्का करूंगा और तुमको वह सब दूंगा जो आप चाहती हैं। एटलांटे बोलती है, प्लीज पहले खड़े हो जाओ और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे पता है कि उनकी सेफ्टी की हमेशा गारंटी नहीं दी जा सकती। ये सुन के पहले तो लियोनल शौक होता है और फिर बाद में आराम से कहता है, हाँ, मैं शायद क्लियर नहीं रहा। मुझे खोखले वादे से ज़्यादा किसी चीज़ से नफरत नहीं है। मैं तुम्हारे और पूरे आर्गो की लाइफ लॉन्ग सेफ्टी करने का पक्का वादा करता हूँ, बिना किसी कंडीशंस के। लियोनल एकदम से स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तुम बदले में मुझे एक एहसान क्यों नहीं करती? उसकी ऐसी बातें सुन के एटलांटे बोलती है, अच्छा ठीक है, अगर ये दोनों तरफ से हो तो बेहतर रहेगा। इससे मेरे ज़मीर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो विल यू मैरी मी? लियोनल बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुन के एटलांटे शौक होती है और कपकपाने लगती है। फिर चिल्ला के कहती है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? लेकिन लियोनल चमकते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं हमेशा गंभीर रहता हूँ। क्या तुम चाहोगी कि मैं थोड़ा सा प्लेफुल हूँ? ये सुन के एटलांटे अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है, क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बस क्या तुमने अभी मुझे प्रपोज नहीं किया और क्या तुमने अपना माइंड खो दिया है? लियोनल मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं है। मेरा दिमाग पहले कभी इतना साफ नहीं रहा और मेरी भावनाएं सच्ची हैं। प्लीज़ विल यू मैरी मी? एटलांटे सोचती है, अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की बॉस एक कॉमनर है और वो शादी कर ले एक आर्चड्यूक से। इतिहास में कोई भी शादी इतनी मिसमैच नहीं रही होगी। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे ये काम कर सके। अच्छा, शायद ही हो सकता है अगर ये किसी तरह किताबों से बाहर हो। और लियोनल से पूछती है, तो आप सुझाव दे रहे हैं कि मैं आपकी रखेल बन जाऊं? लियोनल ये सुन के गुस्से में बोलता है, क्या मिस्ट्रेस? और खड़े होकर बोलता है, मैं आपको कभी भी ऐसे गंदे टाइटल से नहीं बुलाऊंगा एटलांटे। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी करें, मेरी मिस्ट्रेस के रूप में नहीं, बल्कि वियांग की आर्चडचीज के रूप में। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि रात हो जाती है। एटलांटे अपने बेड पे लेटी हुई कुछ सोच रही होती है और परेशान होते ही कहती है, मैं और आर्चडचीज, चाहे मैं इसके बारे में कैसे भी सोचूं, ये मुझे बेतुका लगता है। हम वापस उसी सीन पर जाते हैं जहाँ पर लियोनल और एटलांटे बात कर रहे होते हैं। जब लियोनल ने एटलांटे से बोला था,
अब या कभी भी कोई भी मिस्ट्रेस नहीं होगी, आप मेरे लिए केवल इकलौती हैं। कैसे लियोनल ने एटलांटे के हाथ पे ये कहते हुए किस किया। लियोनल की बातें सुनकर और उसे इस तरह से देखकर एटलांटे शॉक होती है और बोलती है, भले ही आपका भी मजाक उड़ाया जाए। लियोनल आगे कहता है, आई डोंट केयर, और स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन अगर कोई आपके खिलाफ एक भी शब्द कहने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी जीभ काट दूंगा। ये सुनकर एटलांटे फटाफट से अपना हाथ हटाती है और मन में सोचती है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं एक्साइटेड हो गई थी, खैर भूल जाओ उसे। लियोनल बोलता है, क्लास और अन्य लोगों की बातें महत्वपूर्ण नहीं है। एटलांटे कंफ्यूज लुक से पूछती है, तो क्या है, आप भी एक नोबल हैं, आप जानते हैं। लियोनल बोलता है, बेशक सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो आपकी फीलिंग्स हैं कि आप मुझसे शादी करना चाहती हैं या नहीं। मुझे किसी ने भी कभी नहीं बताया कि मेरी भावनाएं महत्वपूर्ण थीं, यहाँ तक कि मुझे भी दुख की बात है। एटलांटे सोचती है, जीवन ऐसी चीज़ों की परवाह करने के लिए बहुत ही व्यस्त रहा है। एटलांटे बोलती है, क्या होगा अगर मैं सेम फील ना करती हूँ। लियोनल बोलता है, क्या इसका मतलब ये है कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अगर आप ऐसा महसूस करती हैं तो मुझे बस आपके विचार बदलने होंगे, अंत में आप मुझसे प्यार कर बैठेंगी। प्रेजेंट में एटलांटे ये सारी बातें सोच रही होती है कि लियोनल ने उससे कैसे कहा था कि उससे प्यार कर बैठूंगी। एटलांटे मन में सोचती है, मैं वास्तव में उससे कुछ समय पहले तक मारने की कोशिश कर रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। एटलांटे सोते सोचती है, वैसे भी कम से कम मैं उसके पास सुरक्षित रहूंगी, इसलिए मुझे जो मिलेगा मैं ले लूंगी। दूसरी बात यह है कि यह बिस्तर बहुत ही मुलायम है, अमीर होना इतना भी बुरा नहीं है। इसी तरह एटलांटे मुलायम बिस्तर पर सो जाती है। सीन शिफ्ट होता है लियोनल की तरफ। योर हाइनेस, क्या आप गंभीरता से उसे 8 जजेस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हम देखते हैं ये पैरल और लियोनल होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। लियोनल बोलता है 17 बार। पैरल बोलता है, माफ कीजिए, ये वो नंबर है कि आपने मुझसे कितनी बार पूछा है कि मैं उसे 8 जजेस बनाऊंगा या नहीं। लियोनल गुस्से में बोलता है, अगर मैंने ये सवाल एक बार और सुना तो। पैरल घबराते हुए बोलता है, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दे सकता क्योंकि व्यांग्रेन डची की 341V, चाहे परिचारक होने के नाते मुझे बोलना ही होगा। मुझे पता है कि साम्राज्य में आपकी प्रतिष्ठा बिल्कुल अच्छी नहीं है और अब आप एक वांछित अपराधी को आज जजेस बनाने के विचार कर रहे हैं। हमारी स्थिति और भी नाजुक हो जाएगी। लियोनल चिल करते हुए बोलता है, पैरल, मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता हूँ। पैरल ये सुन के चिढ़ता है और बोलता है, तुम्हें मेरी सलाह सुननी चाहिए, ना कि मुझे तुम्हारी। लियोनल पेपर रखते हुए बोलता है, अगर तुम उसी ऊपर वाले को खुश करने के लिए बेकार की छोटी छोटी बातों के पीछे भागते रहोगे तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उसे खो दोगे। पैरल चिढ़ते हुए कहता है, क्या बेकार की छोटी छोटी चीजें। लियोनल बोलता है, क्या ये तुम्हारे खानदान की वजह से है। पैरल, तुम जरूर साम्राज्य की मर्जी अपने सर पर लटकाए हुए पैदा हुए होंगे, लेकिन मेरी एकमात्र चिंता यह है कि एटलांटे का दिल मैं कैसे जीतूं। पैरल बोलता है, रुको, उसका दिल जीतो। पैरल घूरते हुए बोलता है, योर हाइनेस, आपको क्या रिजेक्ट कर दिया गया है। कम से कम आपको मुझे ये तो बताना चाहिए कि आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं। लियोनल बोलता है, हम राजधानी जा रहे हैं। पैरल बोलता है, ये अच्छा है, रुको, क्या। पैरल लियोनल की मसाज करते हुए सोचता है, वह उसे एम्पायर ले जाने की बात कर रहे हैं। वह एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की हेड है, भले ही अफवाहें थोड़ी सी गलत हों, और एम्पायर में अभी भी उसकी बहुत सारी वांटेड पोस्टर हैं। ये मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है। ये सोचकर पैरल किसी को देखता है। हम देखते हैं वो लियोनल होता है जो अपनी नाइट ड्रेस में बैठा होता है और काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। पैरल लियोनल को चमकती आंखों से देख रहा होता है, मन में सोचता है, ओहो, और लियोनल से बोलता है, जाहिर है योर हाइनेस, आखिर वह एक क्रिमिनल है जिसकी एम्पायर में बहुत ज्यादा तलाशी हो रही है। लियोनल आहें भरते हुए बोलता है, अभी भी आप यहाँ क्यों हो। लेकिन पैरल डीटो की तरह अपनी बातें जारी रखते हुए कहता है, क्या उसे कैपिटल लाना सच में जरूरी है। उसे यहाँ छोड़ दो और पहले सिचुएशन देखो। लियोनल बोलता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। पैरल खुश होते हुए कहता है, फेस्टिवल जल्दी आ रहा है और हमें उस औरत को दूर रखना होगा। मेरा मतलब है कि मिस एटलांटे को जितना हो सके नजरों से दूर रखना। लियोनल बोलता है, क्या, मैंने कब कहा कि मैं अपना प्लान बदलूंगा। पैरल बोलता है, लेकिन आपने कहा कि ये आपको परेशान करता है। लियोनल ब्लश करते हुए बोलता है, मुझे जो परेशान करता है वह है कि एटलांटे को ऐसा बेचारे कमरे में रहना पड़ रहा है। पैरल शौक होते हुए बोलते हैं, क्या बेचारा कमरा। वह कमरा इस विला का दूसरा सबसे बड़ा और
दूसरा सबसे लग्जरियस रूम है। हाँ एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है, वो सेकंड बेस्ट है। अब से पक्का करना कि टाउन हाउस और कैसल में उसके लिए सिर्फ सबसे अच्छी चीजें ही तैयार हों। ऐसे ही लियोनार्डो और पैरल अपनी बातें जारी रखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम पैरल को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। एटलांटिस इस तरह से देखकर पूछती है, वेल क्या तुम पूरी रात सोई नहीं हो? पैरल बोलता है हाँ, और गुस्से में मन में सोचता है तुम्हें क्या लगता है मेरी नींद की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? और मुंह पर बोलता है आपकी कंसर्न के लिए धन्यवाद, आप बहुत ही ज्यादा काइंड हैं। एटलांटिस से देखते हुए बोलती है तुम्हें मेरे यहाँ होने से बहुत ज्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए। पैरल जबरदस्ती स्माइल करता हुआ बोलता है बिल्कुल नहीं, हिज हाइनेस आपकी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। एटलांटिस इस तरह से देखकर मन में सोचती है मुझे उस मुस्कान के पीछे दुश्मनी महसूस हो रही है। कोई कहता है हम आपके पीछे हैं और आपका स्वागत है। एटलांटिस सुनती है और कुछ कहने वाली थी लेकिन दरवाज़ा खुलता है। एटलांटिस और पैरल अंदर जाते हैं और वो काफ़ी शौक होते हैं। हम देखते हैं कि एक टेबल जो पूरे खाने से सजा हुआ है और हमारा हैंडसम मेल लीड एटलांटिस को देख के काफ़ी खुश होता है और बोलता है वेलकम एटलांटिस, हमने आपके लिए एक बैंक्वेट प्रिपेयर करा है।